उधर मानसी का हाल बेहाल था कि पता नहीं उन लोगों की क्या बात चल रही होगी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मानसी ने गेट खुलने की आवाज़ सुनी और वो समझ गई कि यश जा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी क्या नाना जी ने उससे बात नहीं की, या शायद यश ही नाना जी के सामने ना टिक पाया हो। पता नहीं क्या कहकर चला गया होगा वो। लगता है सारी प्लानिंग चौपट हो ही गई। यश ने मानसी को नाना जी की सारी बातें बता दी थी। उनके आधार पर मानसी को पक्का यकीन हो चुका था कि नाना जी यश को रिजेक्ट कर चुके हैं, तभी तो घर में उसका कोई जिक्र ही नहीं होता है। मानसी को यश की बातें सुनकर बहुत गुस्सा भी आया था कि उसने इतने साफ शब्दों में नाना जी के सामने सारी बातें कह दी। कुछ चिकनी चुपड़ी बातें भी कर सकता था उन्हें खुश करने के लिए, लेकिन उसे तो पूरा सत्यवादी बनना था। सोच रहा होगा कि मानसी से पीछा छुड़ाने के लिए यही सही है, लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं। जब अपना काम पड़ा तब तो कैसे गिड़गिड़ा रहा था, और अब इतना बदल गया है। आखिर इसने समझ क्या रखा है। मानसी मन ही मन झटपटा रही थी। मानसी का फ़ोन बजा तो उसने जल्दी से देखा, वो रोहन की कॉल थी। मानसी ने बड़े बेमन से फ़ोन उठा लिया। अरे कहाँ हो मानसी, कितने दिन से ना कोई कॉल ना ही मिलना। क्या तुम भूल गई कि मैं वापस आ गया हूँ? रोहन ने एक साथ शिकायतों की पोटली खोल दी। मानसी ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, तुमने भी तो कोशिश नहीं की थी ना मेरा हाल जानने की। रोहन, इसका मतलब यह है कि तुम भी मुझे मिस कर रही थी। वाओ, इतना लकी हूँ मैं, विश्वास नहीं हो रहा है। चलो इतना मस्का मत लगाओ, अब काम की बात करो, क्यों फ़ोन किया? मानसी को उसकी बात पर हंसी आ गई। रोहन, अरे मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मनाली जा रहा हूँ, तो सोचा कि तुमसे भी पूछ लूँ, चलोगी क्या तुम हमारे साथ? अरे रोहन, मुझे कहाँ टाइम है, एक तो कॉलेज, फिर ऊपर से नाना जी नानी जी का मन भी नहीं लगता मेरे बिना। मानसी ने बेचारगी के साथ कहा। हमारे लिए कब तक सोचेगी मानसी? अब तो हम तेरे बिना रहने की आदत डालनी चाहिए। पता नहीं नानी दरवाजे पर खड़ी कब से उसकी बातें सुन रही थी। मानसी ने झट से फ़ोन काट दिया। क्यों नानी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मानसी ने हकलाते हुए कहा। उसे लग रहा था कि शायद वो दोनों गुस्से में या तो उसे घर से बाहर निकाल रहे हैं या खुद ही उसे छोड़कर राजगढ़ जाने की सोच रहे हैं, जहां वो पापा की डेथ से पहले रहते थे। क्योंकि अब तू हमारी कहाँ रही, अब तो तू यश की होने वाली है ना? नानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मतलब? मानसी ने नानी की तरफ इस तरह से देखा जैसे वो कोई पहेली पूछ रही हैं। मतलब? तेरे नाना जी यश से तेरी शादी के लिए तैयार हैं पगली। नानी ने प्यार से मानसी के गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। क्या? हैरानी से मानसी का मुंह खुला रह गया। नानी भी शायद मानसी की इस हालत का मज़ा ले रही थी। नानी, मानसी चिल्लाते हुए ज़ोर से नानी के गले लग गई। मानसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नाना जी भी कमरे में आ गए। नानी के इशारे से वो समझ गए कि क्या मामला है। उन्होंने भी हंसते हुए मानसी के सिर पर अपना हाथ रख दिया। मानसी एक साथ उन दोनों से चिपट गई। मानसी बेटा, मुझे पता नहीं था कि तेरी पसंद ऐसी होगी। मैं तो सोचता था कि तू किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के चक्कर में ना फंस जाए, लेकिन यश, वो तो बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का है। मुझे खुशी है कि तूने उसकी आर्थिक स्थिति के बावजूद उसके गुणों को पहचान कर उसे चुन लिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, नाना जी ने भरे गले से कहा। नानी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। अब किसी दिन यश के मम्मी पापा को बुला ले तो आगे की बात भी कर लेते हैं, नानी ने कहा। मानसी ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। वैसे तू रोहन के साथ मनाली जाना चाहे तो चली जा, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो तू यश के साथ घूमना ज़्यादा पसंद करेगी, नानी ने मानसी को गुदगुदा दिया। मानसी हंसकर एक बार फिर से नाना नानी के गले लग गई। बहुत दिनों से घर में जो सन्नाटा पसरा हुआ था वो आज हंसी खुशी के माहौल में गायब हो गया। मानसी अपना फ़ोन लेकर बाहर लॉन में भाग कर आ गई और यश को फ़ोन मिला दिया। यश, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे फ़ौरन मिलना है। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ मैडम, आपको यह याद होना चाहिए। जब मर्जी होती है फ़ोन खटका देती हो। ऑफिस में हूँ मैं अभी, यश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ओह यश, प्लीज़, बहुत ज़रूरी है तुमसे मिलना।
तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है प्लीज़। मानसी ने झूठी परेशानी दिखाते हुए कहा। ओके, कोशिश करता हूँ हाफ लीव के लिए, लेकिन ना तुम मेरी नई नई नौकरी के लिए भी कुछ सोच लिया करो। भाई, मैं तुम्हारी तरह अमीरज़ादा नहीं हूँ, मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है, यश ने समझाते हुए कहा। मानसी ने उसकी बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ, मुझे अपनी कंपनी का एड्रेस भेजो। अरे सुनो तो मानसी, यहाँ। लेकिन मानसी बिना कुछ सुने फ़ोन रख चुकी थी। यश ने अपना सिर पीट लिया। ये लड़की भी अजीब है, पता नहीं अब क्या मुसीबत खड़ी हो गई। ज़रूर उसके नाना जी ने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया होगा। कहीं भागकर शादी करने का प्लान न बना रही हो। उसके दिमाग में तो बस ये शादी ही घुसी हुई है। मैं तो साफ मना कर दूंगा इस बार। अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर बदनामी हुई तो ये भी हाथ से जाती रहेगी। मानसी ने पापा के ऑपरेशन के लिए जो रुपये दिए थे उन्हें तो मैं चुका ही दूंगा धीरे धीरे। यश मन ही मन खुद को आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए तैयार कर रहा था। मानसी का गुस्सा वो अच्छी तरह से जानता था। यही सब सोचते हुए यश ने अपनी कंपनी की लोकेशन मानसी को भेज दी। मानसी यश की कंपनी के कंपाउंड में आकर खड़ी हो गई और यश का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही यश उसकी गाड़ी के पास पहुंचा, मानसी भागकर उससे लिपट गई। यश, अरे ये क्या बदतमीज़ी है, यहाँ मेरा ऑफिस है, सब मुझे जानते हैं। यश ने पूरी ताकत से मानसी को बाहों से हटाने का प्रयास किया। अरे सुनो तो, नाना जी मान गए। मानसी ने यश से अलग होने का कोई प्रयास नहीं किया। यश के दिल को धक्का सा लगा। वो सोच रहा था कि अच्छा होगा अगर उसके नाना जी मना कर दें, कम से कम इस झूठी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से तो बच जाता। मानसी उसकी हालत से बेखबर अपनी ही धुन में मस्त थी। देखा, मैं जानती थी कि मेरे नाना जी मेरा दिल नहीं तोड़ सकते। मान ही गए ना। अब देखना कैसे सबक सिखाती हूँ उस संजीव के बच्चों को। वो सोचता था कि ज़िंदगी भर मानसी उसके हाथ की कठपुतली बनकर रहेगी। अब आएगा मज़ा, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। होश में आओ मानसी, ये कोई हम असली शादी नहीं कर रहे जो तुम इतनी एक्साइटेड हो रही हो। और ये मेरा ऑफिस है, यहाँ ये सब ठीक नहीं है। चलो कहीं बाहर चलकर बात करेंगे, यश ने बेरुखी से कहा। उसकी इस बात पर मानसी भी कुछ झेंप सी गई। तभी कंपाउंड में एक और बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई। अरे ये तो अपने एमडी सर की गाड़ी है, यश ने कहा। उधर मानसी अजीब सी हालत में उस गाड़ी और उस आदमी को देख रही थी जो उस गाड़ी से उतर रहा था। ये तो तब तक यश उस गाड़ी के पास पहुंच गया था। गुड आफ्टरनून सर। अरे मानसी, तुम यहाँ कैसे? मुझे बता दिया होता कि तुम यहाँ आ रही हो। आगंतुक महोदय का ध्यान रत्ती भर भी यश की ओर नहीं था। और होता भी क्यों, वो एक साधारण सा एम्प्लॉय था कंपनी का। लेकिन जो सामने खड़ी थी वो तो उसकी बचपन की दोस्त थी और शायद होने वाली जीवन साथी भी, जिसे वो जी जान से प्यार करता था। बस अभी कह नहीं पाया था, कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उसके मॉम डैड खुद उस लड़की से उसकी शादी करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो खुद चलकर मानसी के पास पहुंच गया। अरे रोहन। रोहन ने हंसते हुए मानसी की नाक पकड़कर हिला दी। रोहन, अच्छा सरप्राइज़ देना चाहती थी तुम मुझे, तभी बिना बताए यहाँ आ गई है ना। चलो अंदर चलो, मैं भी कब से तुम्हें अपनी नई कंपनी दिखाना चाहता था। मानसी के मुंह पर ताला सा लगा हुआ था। वो कभी रोहन की तरफ देख रही थी तो कभी रोहन की गाड़ी के पास खड़े हुए यश को देख रही थी। ऐसी ही स्थिति में यश भी था। वो भी कभी मानसी को तो कभी अपने एमडी सर को देख रहा था, जो पूरा बेतकल्लुफ़ होकर मानसी से बातें कर रहा था। चलो मानसी, अपना ऑफिस दिखाता हूँ तुम्हें, कहकर रोहन ने मानसी का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर अंदर की ओर चल दिया। मानसी लाचारी से यश की ओर देखती हुई रोहन के साथ अंदर चली गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो गया। उधर यश भी जड़ होकर खड़ा रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सर मानसी को कैसे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। अब तो पता नहीं मानसी कितनी देर बाद आएगी। वो ऑफिस से हाफ लीव भी ले चुका है, वापस ऑफिस भी नहीं जा सकता। क्या घर ही चले जाना चाहिए या यहीं रहकर मानसी का इंतज़ार करना चाहिए? यश बेचैनी के साथ चहलकदमी करने लगा। यश उसी रेस्टोरेंट के बाहर चक्कर लगा रहा था
जहां मानसी ने उसे पहली बार मिलने के लिए बुलाया था। मानसी ने उसे मैसेज किया था कि वो वहीं उसका इंतज़ार करे। 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया था यश को उसका इंतज़ार करते करते। तभी दूर से मानसी की गाड़ी आती दिखाई दी और यश की जान में जान आई। मानसी, ये सब क्या है? मैं तो सोच सोच कर पागल हो गया हूँ। सर तुम्हें कैसे जानते हैं? यश ने बेसब्री से पूछा। वो तो छोड़ो, तुम ये बताओ, पूरी दुनिया में, पूरे शहर में तुम्हें इसी कंपनी में नौकरी करनी थी क्या? मानसी ने भी उतनी ही बेसब्री से पूछा। पहले तुम मेरी बात का जवाब तो दो। तो सुनो, ये रोहन मेरे बचपन का दोस्त है और ये कंपनी उसी संजीव की है जिसको सबक सिखाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं और वो रोहन से मेरी शादी करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब काफ़ी है या कुछ और भी जवाब चाहिए? मानसी ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा। हे भगवान, यश के होश उड़ गए। हाँ जी, अब आगे बताओ। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद करने की। यार लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कहाँ जानता था कि ये। अब तो जान गए ना। अब क्या विचार है तुम्हारा? वांसी ने व्यंग्य से पूछा। क्या विचार मतलब? यश ने हैरानी से पूछा। किस बात का मतलब पूछ रहे हो? विचार का? वैसे तो हिंदी मीडियम में ही पढ़े हो, कॉन्वेंट में तो नहीं पढ़े। मानसी ने झल्ला कर कहा। मानसी के तेवर तीखे हुए जानकर यश ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। ये नौकरी तो तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। मानसी ने अपना फैसला सुना दिया। यश, लेकिन मानसी। किसी लेकिन की गुंजाइश नहीं है यश। यश कुछ सोचने लगा। अब क्या सोच रहे हो? क्या अच्छा लगेगा कि कंपनी के मालिक से शादी का ऑफर ठुकरा कर मैं उसी कंपनी के एक साधारण से एम्प्लॉय के साथ शादी करूं? मानसी ने समझाने वाले भाव से कहा। लेकिन मानसी, तुम्हारे नाना जी को तो मैंने कंपनी का नाम अच्छे से बताया था और वो इस कंपनी के बारे में जानते भी थे और फिर भी वो हमारी शादी के लिए मान गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यश ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। इस बार चौंकने की बारी मानसी की थी। नाना जी जानते थे कि तुम संजीव अंकल की कंपनी में नौकरी करते हो, फिर भी। हाँ भाई हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा तुमसे? मानसी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। वह सोच रही थी कि जिस बात पर उसे इतना अजीब लग रहा है उसी बात को नाना जी नानी जी ने कैसे स्वीकार किया होगा, जबकि वो लोग तो खुद रोहन को पसंद करते थे। क्या सिर्फ मेरी इच्छा का सम्मान रखने के लिए वो यश से शादी के लिए मान गए हैं? इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? मानसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मानसी को चुपचाप देखकर यश से रहा नहीं गया। यश, देखो मानसी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी मैं नौकरी छोड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे कोई और अच्छी नौकरी मिलेगी मैं यहाँ से रिज़ाइन दे दूँगा। अब तो ठीक है ना? मानसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या विचार घुमड़ रहे थे। मानसी, अगर तुम्हें कोई अफसोस है तो हमारी शादी ज़रूरी तो नहीं। हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, उसका भी अभी कोई शुरुआत नहीं हुई है। मुझसे शादी करके कहीं तुम किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। तुम रोहन सर से शादी क्यों नहीं कर लेती? आखिर उनमें कमी ही क्या है? यश ने एक सच्चे और ईमानदार दोस्त की तरह मानसी को समझाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। रोहन की 1000 अच्छाइयों पर एक ही कमी भारी पड़ रही है कि वो संजीव अंकल का बेटा है। मैं उनका इरादा कामयाब नहीं होने दूंगी। जब नाना जी नानी जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो फिर ठीक है ना? मानसी को फिर से अपनी ज़िद याद आ गई। मानसी, एक बार फिर से सोच लो, तुम्हारे नाना नानी तुम्हें कितना प्यार करते हैं। जब कभी हम अलग होंगे तो उन्हें कितना दुख होगा, और अगर कभी ये पता चला कि ये सब पहले से ही झूठ था तो शायद वो तुम्हें माफ़ भी ना करें। यश ने एक बार फिर से समझाने की कोशिश की। तुम इस सब में मत पड़ो, जब वो समय आएगा तब देखा जाएगा। मानसी, और हाँ, तुम्हारी ये बात ठीक लगी कि तुम किसी दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाओ। यश, ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। मानसी, और हाँ, जल्दी से जल्दी अपने मम्मी पापा को घर लेकर आओ। मैं ये शादी तुरंत चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अड़चन आ जाए। अभी तुम संजीव अंकल को नहीं जानते हो। यश के मम्मी पापा पवन जी से मिलने आए हुए थे।
यश ने पहले से ही उन लोगों को समझा रखा था कि वो कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे नाना जी से मतभेद होने की संभावना हो। वैसे तो लोग मानसी की कोठी और रहन सहन देखकर ही दंग रह गए थे। कुछ कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हाँ, मानसी के कहे अनुसार पवन जी ने ये प्रार्थना की थी कि अभी शादी के कुछ दिन बाद मानसी अपने घर पर ही रहे। यश के मम्मी पापा ने ये बात मान ली थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके छोटे से घर में बिना सुविधाओं के मानसी रह भी नहीं पाएगी। शादी की तारीख भी तय हो गई थी। अब दोनों परिवारों को शादी की तैयारियों में जुट जाना था। अब यश कंपनी में रोहन के सामने नहीं पड़ता था। उसे डर था कि कहीं रोहन को उसके और मानसी के बारे में कुछ पता न चल जाए। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख पास आ रही थी, उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। आज उसने सोचा कि मानसी से इस बारे में बात करनी चाहिए। उसने मानसी को कॉल की। हेलो मानसी। हाँ यश, कहो कैसे फ़ोन किया? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ मानसी। हाँ तो कहो मानसी, प्लीज़ तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। ओहो, अब कहो भी। तुम तो ऐसे झिझक रहे हो जैसे मुझे प्रपोज करने वाले हो। ऐसा तो कोई इरादा नहीं है ना? मानसी ने यश का मजाक उड़ाते हुए कहा। यश, अरे नहीं। मानसी, तो फिर? यश, मानसी क्या हम लोग कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते? यश ने झिझकते हुए कहा। मानसी, क्या दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? नाना जी नानी जी कितने खुश हैं, कितनी तैयारियां कर रहे हैं वो लोग। आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? मानसी के तेवर बदलने लगे थे। यश, यही कहना चाहता हूँ मैं, जितनी ज़्यादा खुशी से वो हमारी शादी करेंगे, बाद में उन्हें उतना ही दुख होगा। और फिर एक झूठी शादी के लिए इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? जितने ज़्यादा लोग शादी में शामिल होंगे, बाद में उतना ही ज़्यादा मानसिक तनाव होगा। ये संबंध तो बस 2 साल का ही है ना? मानसी, हाँ यश, कह तो तुम ठीक रहे हो। और एक बात, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि पवित्र अग्नि के सामने भगवान को साक्षी मानकर मैं झूठी शादी करूं। कोर्ट मैरिज में कम से कम हम इस पाप से तो बच सकते हैं। जैसे कागज़ पर साइन होकर शादी होगी, वैसे ही तलाक हो जाएगा। मानसी, यार यश, तुम कितने अलग तरीके से सोचते हो। मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। मानसी की आवाज़ में आश्चर्य स्पष्ट महसूस हो रहा था। यश, तुम नाराज़ तो नहीं हो ना मानसी? तुम्हें यह तो नहीं लगा कि मैं बहाना बना रहा हूँ तुमसे शादी नहीं करने के लिए? मानसी, अरे नहीं, अब तुम मेरे दोस्त हो और मुझसे ज़्यादा समझदार भी। हमेशा अच्छी ही सलाह देते हो। लेकिन समस्या यह है कि उन लोगों से ये बात कहेगा कौन? और क्या ज़रूरी है कि वो हमारी बात मान ही जाएं? तुम कहो तो मैं बात करूं नाना जी से? यश ने डरते डरते पूछा। क्या बात है तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस पर, तो मैं फ़िदा हूँ। अचानक मानसी के मुंह से निकल गया और यश पता नहीं क्यों शर्मा गया और उसने फ़ोन बंद कर दिया। यश ने पवन जी से बात करने के लिए अनेक बार प्रैक्टिस की और साथ ही साथ एक कागज़ पर कुछ लिखा भी कि कहीं बात करते समय कुछ भूल न जाए। और फिर मन ही मन भगवान को याद करते हुए उसने उन्हें फ़ोन मिला दिया। नमस्ते नाना जी। नाना जी, अरे यश बेटा, कहो कैसे हो और घर में सब कैसे हैं? हम सब ठीक हैं नाना जी। नाना जी, कैसे फ़ोन किया बेटा, कुछ काम था? यश जी, मुझे कुछ कहना था, अगर आप अन्यथा न लें। यश, हाँ हाँ ज़रूर कहो। मानसी बता रही थी कि आप लोग बहुत ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां कर रहे हैं। नाना जी, बिल्कुल। आखिर मानसी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे शादी में, इंतज़ाम तो बढ़िया होना चाहिए। और फिर कुछ कमी भी तो नहीं है, जो कुछ है सब मानसी का ही तो है। हम तो केवल खर्च करेंगे। यश, नाना जी, मैं चाहता हूँ कि अभी हम कोर्ट मैरिज करें, क्योंकि अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं शादी में कुछ खर्च कर सकूं। तो फिर आप ही ये सब क्यों करें? सब कुछ मानसी का ही तो है। तो फिर इस पैसे को किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। नाना जी, तुम ये सब क्यों कह रहे हो बेटा? तुमसे किसने कहा कि तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा? सब कुछ तो हम ही करेंगे ना। यश, नहीं नाना जी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा।
मुझे अपनी हैसियत के अनुसार ही शादी करनी चाहिए। बस आप दोनों और मेरे मम्मी पापा, किसी और की ज़रूरत ही कहाँ है। बाद में आप कोई फंक्शन कर सकते हैं। नाना जी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि तुम आदर्श विवाह करना चाहते हो। लेकिन बेटा, मानसी से भी तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि हर लड़की की इच्छा होती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो। यश जी, ज़रूर, आप मानसी से बात कर लीजिए, फिर जैसा आप सब ठीक समझें। यश को एक नई जॉब मिल गई थी, इसलिए वो आज ऑफिस में रिज़ाइन देने के लिए आया हुआ था। अभी वह ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसे लगा कि अंदर काफ़ी ज़ोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ रोहन सर की तो बिल्कुल भी नहीं थी। यश ने सोचा कि उसे कुछ देर बाद लौट कर आना चाहिए। वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसके कानों में मानसी का नाम पड़ा। उत्सुकतावश उसके कदम वहीं ठहर गए और उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। हालांकि वह डर रहा था कि कहीं कोई आ न जाए। तुमसे कितनी बार कहा था कि मानसी से मेलजोल बढ़ाओ, लेकिन तुम्हें तो कंपनी खड़े करने की धुन सवार थी। एक अपरिचित आवाज़ यश के कानों में पड़ी। लेकिन डेढ़, आप लोगों ने बात की थी ना मानसी के नाना जी से, फिर अब ऐसा क्या हो गया? यह आवाज़ निश्चित रूप से रोहन की थी। इसे सुनकर यश को अंदाज़ा हो गया था कि अंदर उनके पापा यानी संजीव जी ही हैं। कंपनी के एमडी से कोई और तो इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था। संजीव, बात तो की थी मगर उस बुढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, और अभी थोड़ी देर पहले ही उसका फ़ोन आया कि उसने मानसी की शादी उसकी पसंद से तय कर दी है। रोहन, क्या? मानसी ने अचानक किसे पसंद कर लिया डेढ़, और बात शादी तक भी पहुंच गई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। संजीव, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि मानसी की शादी हो रही है, वो भी कोर्ट में। रोहन, आपको पूछना चाहिए था डेढ़ कि वो लड़का कौन है। संजीव, पूछा था मगर उस बुढ़े ने कुछ नहीं बताया। अगर बता दे तो शादी से पहले ही उस लड़के का काम तमाम न करवा देता। यश के प्राण जैसे गले में अटक गए। वास्तव में मानसी ठीक कहती थी कि ये संजीव अच्छा आदमी नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि उसने समय रहते दूसरी नौकरी तलाश कर ली। ऑफिस से अभी भी संजीव की आवाज़ आ रही थी। कैसे कैसे उस मयंक को कैंसर का डर दिखाकर उसकी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बना था। उम्मीद थी कि आगे जाकर तुम्हारी शादी मानसी से करवाकर सब कुछ तुम्हारे नाम करवा दूंगा, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया। उस आवाज़ में साफ साफ गुस्सा झलक रहा था। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब यश वहाँ खड़ा नहीं रह सका। उसका दिल अंदर ही अंदर कांप उठा कि जब रोहन और संजीव को मानसी से उसकी शादी का पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। यश डरपोक तो नहीं था, लेकिन माँ बाप के लिए उसकी क्या अहमियत थी वो ये जानता था। एक बार तो उसने सोचा कि वो इस शादी के लिए मना ही कर दे। आखिर उसकी ज़िंदगी का सवाल है और उसके साथ उसके परिवार की भी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अकेली मानसी इस स्थिति से कैसे निपटेगी। उसके नाना नानी भले इंसान हैं, इस संजीव की नीयत के बारे में भी नहीं जानते। ये तो उनके साथ कुछ भी कर सकता है। नहीं, मानसी ने उसे अपना दोस्त माना है, वो उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। उसे मानसी से बात करनी चाहिए और इस संजीव के इरादों की जानकारी देनी चाहिए। यश ने कंपनी के रिसेप्शन पर ही अपने कागज़ दे दिए। अब वह रॉन के ऑफिस में नहीं जाना चाहता था। तभी रिसेप्शनिस्ट उठकर खड़ी हो गई। यश उसी तरह खड़ा रहा और सिर झुका दिया, लेकिन उसने तिरछी नज़र से देखा कि तेज चाल से जाते हुए रोहन के साथ कोई और भी है। वह समझ गया कि वही संजीव है। आज मानसी और यश की शादी थी। मानसी ने गुलाबी रंग का एक सुंदर सा गाउन पहना हुआ था और चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। आज उसकी रौनक देखने लायक थी। आखिर आज उसकी शादी थी। बेशक वो एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन दूसरों की नज़र में आज मानसी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसके नाना नानी गवाह के तौर पर उसके साथ थे और वो दोनों भी फूले नहीं समा रहे थे। कुछ ऐसी ही स्थिति में यश था। आज वो मानसी की पसंद की सफ़ेद शेरवानी पहने हुए था। कंधे पर एक रंग बिरंगा पटका पड़ा हुआ था
उसके ऊंचे कद पर ये कपड़े बहुत जच रहे थे और वो भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसके मम्मी पापा उसके साथ थे। जो भी उन दोनों को देखता था वो उस जोड़ी को सराहता था, लेकिन वो दोनों ही जानते थे कि ये जोड़ी ज़्यादा समय के लिए नहीं बन रही है। उन दोनों के ही चेहरों पर मुस्कान थी जो उन दोनों के परिवार वालों को बहुत अच्छी लग रही थी। यही इस दिन का सबसे बड़ा सत्य था। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता था, शायद मानसी और यश भी नहीं। जब वो शादी करके कोर्ट से बाहर निकले तो मानसी की नानी ने उन दोनों के साथ यश के मम्मी पापा को भी अपनी ही गाड़ी में बैठा लिया और मोहन खाड़ी गाड़ी लेकर मानसी के घर चला गया। आज के दिन तो कुछ देर के लिए मानसी को अपनी ससुराल जाना ही पड़ता, कुछ रस्मों को पूरा करने के लिए। उसके बाद नाना नानी मानसी और यश के साथ वापस अपने घर जाने वाले थे। मानसी ने उस छोटे से साधारण घर में कदम रखा ही था कि पवन जी का फ़ोन बज उठा। उन्होंने देखा कि मोहन का फ़ोन था। हेलो, क्या हुआ मोहन? जी मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। जिनका यह फ़ोन है उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी चोट लगी है, आप तुरंत सिटी हॉस्पिटल आ जाएं। क्या, कैसे? पवन जी पूछते ही रह गए और फ़ोन कट गया। वो बुत की तरह खड़े रह गए। क्या हुआ नाना जी, किसका फ़ोन था? यश ने उन्हें इस हालत में देखकर पूछा। पवन जी ने सारी बातें बता दी। आप रुकिए नाना जी, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ और आपके साथ चलता हूँ, यश ने कहा। नहीं बेटा, तुम अभी घर पर रहो, मैं बाबूजी के साथ चला जाता हूँ। अगर तुम्हारी ज़रूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे, यश के पापा ने कहा। हाँ बेटा, ओम प्रकाश जी ठीक कह रहे हैं, तुम यहीं रहो मानसी के पास, हम लोग जाकर देखते हैं, जैसा भी होगा देख लेंगे, तुम परेशान मत हो, पवन जी ने समझाया। वे दोनों चले गए और नानी यश की माँ के साथ बैठ गई। यश और मानसी को एक साथ बैठा दिया था। मानसी ने यश से फुसफुसाते हुए कहा, देखा यश, तुमने संजीव की जो बातें सुनी थी उसने उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? यश ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि मुझे यह सब षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। ये मोहन का एक्सीडेंट ज़रूर संजीव की चाल है, लेकिन संजीव की मोहन के साथ क्या दुश्मनी है? ओफो यश, अभी भी नहीं समझे? दुश्मनी तुमसे है, मोहन से नहीं। यदि नानी जी ने ऐन मौके पर तुम्हें और अंकल आंटी को अपनी गाड़ी में ना बैठा लिया होता तो मोहन की गाड़ी में कौन होता यश? निश्चित रूप से मैं और मेरे मम्मी पापा ही होते उस गाड़ी में। मानसी, यही समझाना चाहती हूँ मैं तुम्हें। यश, हाँ मानसी, हो सकता है कि तुम ठीक सोच रही हो, क्योंकि संजीव के त्यौहार बहुत खतरनाक थे उस दिन। वाकई, अगर उसे पहले से पता होता कि वो लड़का मैं हूँ तो वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसको इस तरह से फुसफुसाते हुए देखकर नानी और यश की मम्मी को हंसी आ गई। अरे बच्चों, कुछ देर और इंतज़ार कर लो, फिर खुलकर बात करना आपस में। अब कोई तुम्हारे बीच नहीं आएगा, आखिर अब तुम प्रेमी प्रेमिका नहीं, पति पत्नी हो, नानी ने कहा। यश और मानसी ने एक दूसरे को दयनीय दृष्टि से देखा। यहाँ वो किस उलझन में फंसे हुए हैं और इन दोनों को मजाक सूझ रहा है। आखिर इन दोनों की गलती भी नहीं है। वास्तव में कोई और नवविवाहित युगल होता तो वो यही काम न करता, लेकिन यहाँ तो आफत ही कुछ और थी। कुछ देर बाद नाना जी का फ़ोन आया कि अब मोहन को होश आ गया है और उसके परिवार वाले भी आ गए हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है। मानसी और यश बहुत परेशान हो रहे थे। संजीव दोबारा भी कोशिश कर सकता था यश को नुकसान पहुंचाने की। बिना किसी ठोस सबूत के नाना जी से या किसी और से भी कुछ नहीं कह सकते थे। यश मानसी के साथ उसके घर आ गया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे तब तक मानसी का पति बनकर रहना था जब तक कि मानसी के पिता की संपत्ति के ट्रस्ट का वो मालिक ना हो जाए और फिर उसे मानसी का नाम ना कर दे। इस सब के लिए मानसी उसे एक मोटी रकम देने वाली थी, जिससे वो अपनी ज़िंदगी आसान बना सकता था। हालांकि यश लालची नहीं था और बाद में उसने एक दोस्त होने के नाते मानसी की मदद करने का फैसला किया था, लेकिन मानसी को अपना कॉन्ट्रैक्ट याद था। यश को मानसी के साथ उसके कमरे में रहने में बड़ी झिझक हो रही थी। उसने मानसी के कमरे में चारों ओर नज़र घुमाई। यश ने अपने जीवन में इतना सुंदर, सुख सुविधाओं से युक्त कमरा नहीं देखा था।
ये संकोच ही काफ़ी था उसके लिए। मानसी ने शायद यश की हालत भांप ली थी। उसने यश को छेड़ते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो यश? अब हमें इसी कमरे में साथ ही रहना है। तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? दुनिया की नज़र में और कानून की नज़र में तो हम पति पत्नी हैं ही ना। अब तुम अपना बताओ यश। नहीं मानसी, बेशक हमारी शादी हो गई है, लेकिन मैंने मन से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया है। तुम आज भी मेरी दोस्त हो। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम पर पति वाला हक जताऊं। मानसी, तो फिर क्या सोचा है तुमने? हाँ, सबको दिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं अपना बिस्तर ज़मीन में लगा लूँगा। यश ने पूरी गंभीरता के साथ कहा। उसकी बात सुनकर मानसी ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? यश को शायद बुरा लगा। लगता है कि इस टाइप की मूवीज़ बहुत देखी हैं तुमने, इसलिए ऐसा घिसा पिटा डायलॉग बोला। मैं अपना बिस्तर ज़मीन पर लगा लूँगा। मानसी ने यश की नकल उतारते हुए मजाक बनाते हुए कहा। यश ने उसे गुस्से से देखा। अरे रे, गुस्सा मत हो, इधर देखो ज़रा। मानसी ने उसी रूम में बने हुए एक दरवाजे को खोलते हुए कहा। यश ने देखा कि दूसरी तरफ भी एक ऐसा ही खूबसूरत कमरा था। उसने मानसी की तरफ प्रश्नवाचक नज़रों से देखा। ये कमरा मेरे मम्मा पापा का है। मुझे उनसे दूरी महसूस ना हो, इसलिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। और आज भी जब मैं मम्मा पापा को बहुत मिस करती हूँ तो इस कमरे में चली जाती हूँ। अभी भी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है यहाँ पर। तुम रात को इस कमरे में रह सकते हो। बाहर से किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यश ने मानसी की ओर ऐसे देखा कि जैसे उसने कितना बड़ा एहसान किया हो उस पर। वास्तव में उसकी बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई थी। अच्छा यश, कबर्ड में तुम्हारे साइज के कुछ कपड़े पड़े हैं जो नानी ने शादी की अलग अलग रस्मों पर तुम्हें गिफ्ट करने के लिए खरीदे थे। वो मौका तो आया नहीं, इसलिए नानी ने वो सब इसमें रखवा दिए हैं। तो तुम भी चेंज कर लो और मैं भी मम्मा के रूम में जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। यश और मानसी तैयार होकर रूम से बाहर जाने ही वाले थे कि दरवाजे से शांति की आवाज़ आई। मैम साहब, नाना जी ने आप दोनों को बाहर बुलाया है। संजीव साहब आप दोनों को मुबारकबाद देने आए हैं। मानसी, ठीक है अभी आते हैं, बोल दो जाकर। मानसी और यश ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे हों। अब तो उन्हें सामने आना ही होगा। यश अंदर ही अंदर सोच रहा था कि क्या संजीव उसे जानता होगा। मानसी ने यश का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में कदम रखा। उसने देखा कि रीटा और रोहन भी साथ ही हैं। रोहन के हाथों में एक सुंदर सा गुलाब का बुके था और रीटा के हाथों में कोई ज्वेलरी बॉक्स था। यश पर नज़र पड़ते ही रोहन एक झटके से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मानसी ने इस यश से शादी की है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हेलो रोहन, कैसे हो? मानसी ने चहकते हुए कहा। संजीव और रीटा के फीके पड़ गए चेहरे देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। गुड इवनिंग सर, यश ने रोहन से कहा। संजीव और रीटा को उसने हाथ जोड़कर नमस्ते की। अरे तुम तो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ यश, रोहन ने यश का नाम याद करते हुए कहा, क्योंकि वो शक्ल से तो पहचान गया, लेकिन एक कन्ना सा एम्प्लॉय का नाम याद करने में उसे कुछ सेकंड लगे। संजीव और रीटा ने मानसी को मुबारकबाद दी और गिफ्ट उसके हाथ में रख दिया। मानसी ने खुद आगे बढ़कर रोहन के हाथ से बुके ले लिया। रोहन ने झेंप कर एक नज़र सभी पर डाली। अरे मानसी बेटी, हमारे तो क्या क्या अरमान थे, तुमने तो कोर्ट मैरिज करके हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। रीटा ने बड़ा अपनापन दिखाते हुए मानसी को उल्हाना दिया। अरे आंटी, आप रोहन की शादी में अपने अरमान पूरे करना ना। मैंने तो नाना जी और नानी जी की परेशानी से बचाने के लिए ऐसा किया है। मानसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। संजीव ने रीटा को घूर कर देखा और रीटा झटपटा कर रह गई। अरे मानसी बेटी, हम भी तुम्हारे अपने ही हैं, तुमने तो कभी बताया ही नहीं, संजीव ने कहा। मानसी ने तो मुझे भी नहीं बताया डेढ़, जबकि ये मुझे अपना दोस्त मानती है और यश तो मेरी कंपनी में ही काम करता था। फिर भी इस बार रोहन से भी रुका नहीं गया। अब मानसी का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। फिर भी उसने संयम दिखाते हुए व्यंग्य किया।
मुझे तो लगा था कि आप लोग मेरी शादी की खुशी मनाने आए हैं, लेकिन आप लोग तो खुश ही नहीं हैं। अरे रे बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता है हमारे लिए? संजीव ने दांत दिखाते हुए कहा। अब आप लोग मुंह मीठा करो। ये क्या बातें करने लगे? यश बेटा, तुम भी बैठो। इन सब लोगों से मिलो। ये हमारे दामाद और बेटी के दोस्त हैं। और रोहन को तो तुम जानते ही हो। नानी ने बर्फी की प्लेट उठाकर सबका मुंह मीठा करा दिया। यश को संजीव की चुभती हुई नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। रोहन भी रह रहकर यश को घूर रहा था, लेकिन पवन जी और नीलम जी की उपस्थिति में वे कर ही क्या सकते थे। इस बीच मानसी की फ्रेंड समीरा का फ़ोन आ गया था, तो वो थोड़ा अलग होकर उससे बातें करने लगी थी, लेकिन उसकी नज़र यश पर ही थी कि वो उन लोगों के सामने सहज नहीं हो पा रहा था। एक तो इतने अमीर लोग, उस पर भी उससे द्वेष रखने वाले। यश बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। मानसी ने उन लोगों पर एक नज़र डालते हुए कहा, यश, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, तुम रूम में जाकर उनसे बात कर लो, मैं भी अभी आती हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। यश तुरंत उठकर वहां से चला गया और अपने कमरे में जाकर ही सांस ली। उन लोगों से दो चार बातें करके मानसी भी यश के पास पहुंच गई। यश, क्या हो रहा था तुम्हें? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ था वहां पर? तुम्हें ऐसे डरना नहीं है उन लोगों से। हमारा रोज़ ही उनसे सामना होगा। संभालो अपने आप को यश। वो तो ठीक है मानसी, लेकिन मुझे बार बार यही लग रहा था कि ये लोग कितने ख़तरनाक हैं। मोहन की कार का एक्सीडेंट कराने में इन्होंने ज़रा सी देर नहीं लगाई। इसी से पता चलता है कि मैं कितना खटक रहा हूँ इनकी आंखों में। अब तुम्हें डरने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। सीधे तौर पर यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक बार मोहन को बात करने लायक स्थिति में आने दो तो पता चले कि आखिर हुआ क्या था उसके साथ। अगर कुछ संदेह हुआ तो नाना नानी को सारी बातें बतानी पड़ेंगी जो तुमने संजीव के मुंह से सुनी थी। यश, लेकिन मानसी, नाना जी और नानी जी के लिए मैं अभी तो अनजान ही हूँ। क्या वो लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे? आखिर वो संजीव उनके काफ़ी करीब है। यश ने अपनी शंका जाहिर की। मानसी, चलो अब इतना मत सोचो। बस तुम्हें अपनी कोई भी बात किसी को नहीं बतानी है। घर के नौकर हों या गार्ड हों, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कब कहाँ और कैसे जा रहे हो। यश, लेकिन मेरी नई नौकरी, वहाँ तो मुझे रोज़ ही जाना है। यश उलझन भरे स्वर में बोला। है तो तुम्हारी शादी भी नई नई, बेशक इसमें शादी जैसा कुछ भी नहीं है हमारे लिए। फिर भी कुछ दिन की छुट्टी तो ले सकते हो। बाकी की प्लानिंग बाद में कर लेंगे। अब मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। शांति के हाथ की अदरक वाली चाय पीकर ही ठीक होगा। देखना, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। मानसी ने बात बदलते हुए कहा और शांति को जोर से आवाज़ लगा दी। यश भी उसकी बात समझकर मुस्कुरा दिया। उधर संजीव पवन जी के बिल्कुल बराबर में बैठकर उनसे धीमे धीमे स्वर में बात कर रहा था। अंकल, हमारी मानसी कितनी सीधी बच्ची है, ऐसे ही किसी की बातों में आ जाती है, लेकिन आप तो समझदार है ना। बेशक यश अब आपका दामाद बन गया है, फिर भी अभी आप उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। और प्रॉपर्टी के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। जिन्होंने अपने घर में गरीबी देखी होती है, उनकी आंखें जल्दी ही चकाचौंध हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? संजीव ने कहा। पवन जी ने कुछ नहीं कहा, केवल गर्दन हिला दी और मानसी से भी कहना कि वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में यश को ना बताए। नियत बदलते देर नहीं लगती है। आप तो आजकल के हालात जानते हैं ना, पैसा ही संबंध खराब कर देता है। रीटा भी नीलम जी के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। आंटी, आजकल प्रॉपर्टी के लालच में मर्डर भी हो जाते हैं। अभी आप लोग यश को जानते ही कितना है, ज़रा ध्यान रखना। मैं तो अपना समझकर कह रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसने मानसी को इसीलिए प्रेम जाल में फंसाया हो। अब हमारी मानसी कितनी भोली है, आप जानती ही हो। कभी यश ने प्रॉपर्टी के लिए ही उससे शादी की हो, वो भी इतनी जल्दबाजी में। रोहन कभी अपनी मम्मी को देख रहा था और कभी पापा को। उसे अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि वो इन दोनों के साथ यहाँ आया ही क्यों।
अक्सर उसने ये महसूस किया था कि मानसी उन दोनों को पसंद नहीं करती, जबकि रोहन के साथ वो खूब बातें करती थी। कोई और मौका होता तो वो मानसी के रूम में भी जाकर उससे बात कर सकता था, लेकिन अब वो शादीशुदा थी, किसी की पत्नी थी और उसके साथ उसका पति भी था। रोहन बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। वो उठकर खड़ा हो गया। मॉम डैड, अब हमें चलना चाहिए, इन्हें भी आराम करने दीजिए। मन मारकर संजीव और रीटा भी खड़े हो गए, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि अभी उनका मन नहीं भरा है उन दोनों को भड़काने से। आज एक हफ्ते बाद मोहन को आईसीयू से हॉस्पिटल के रूम में शिफ्ट किया गया था। अब उसकी हालत कुछ ठीक थी। डॉक्टर ने कहा था कि अब वो बयान देने की स्थिति में है, इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर राघव उसका बयान लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने फ़ोन करके पवन जी को भी बुला लिया था। मानसी भी उसके साथ आई हुई थी। वैसे तो राघव की बहुत बड़ी फ़ैन थी और जानती थी कि वो बाल की खाल निकालने में भी माहिर है। फिर भी वो खुद मोहन का बयान सुनना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे किसी षड्यंत्र की बू आ रही थी। हॉस्पिटल के कमरे में मोहन बेड पर लेटा हुआ था। उसके पूरे सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। हाथ में और पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। काफ़ी ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। इंस्पेक्टर राघव, पवन जी और मानसी उसके पास ही खड़े हुए थे। उन सबको देखकर उसने नमस्ते करने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से एक आह निकल गई। अरे मोहन, आराम से, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। ये इंस्पेक्टर साहब हैं, इन्हें सब बताओ कि उस दिन क्या हुआ था तुम्हारे साथ। मानसी ने अपनेपन से कहा। जी हाँ, तो मोहन बताओ क्या हुआ था उस दिन। क्या तुम तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे? राघव ने पूछा। नहीं साहब, मैं तो कभी भी गाड़ी तेज़ नहीं चलाता। उस दिन भी मैं आराम से ही गाड़ी चला रहा था। मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था और जैसे ही मेरी गाड़ी उसके पास पहुंचने वाली थी, वो तुरंत ही मेरे सामने आ गया पूरी स्पीड से। मैंने उससे बचने के लिए गाड़ी को एक साइड में ले लिया और उससे आगे निकल गया, लेकिन मैंने देखा कि वो ट्रक फिर भी बहुत तेज़ रफ्तार से मेरे पीछे आ रहा था। मुझे लगा कि या तो ड्राइवर ने पी रखी है या उससे ब्रेक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो अजीब से लहराते हुए ढंग से ट्रक चला रहा था। मैंने सोचा कि पहले इसे ही निकलने दूं, इसलिए मैंने गाड़ी बिल्कुल किनारे से लगाकर रोक दी। लेकिन उस ट्रक वाले ने भी तुरंत ही ट्रक को किनारे लाकर जानबूझकर मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी। रुक रुक कर बताते हुए भी मोहन हाँफने लगा था। डॉक्टर ने राघव की ओर इशारा किया कि मोहन को थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए। कुछ क्षण बाद राघव ने मोहन से फिर पूछा, क्या तुम्हारी कोई दुश्मनी चल रही है किसी से? नहीं तो साहब, मैं गरीब आदमी क्या किसी से दुश्मनी करूँगा। फिर तुम्हें क्यों लगा कि वो ट्रक वाला जानबूझकर तुम्हारे पीछे आ रहा था? साहब, सारी रोड खाली थी और मैंने उसे साइड भी दी, तब भी वो मेरे पीछे ही लगा रहा हूँ। और साहब, जब मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो उसने भी तुरंत स्पीड बढ़ा दी। अच्छा। राघव बड़े ध्यान से मोहन की बातें सुन रहा था। और साहब, उसने मेरी किनारे खड़ी हुई गाड़ी में आकर टक्कर मारी। अच्छा, उस ड्राइवर को पहले कभी देखा था तुमने? जी पता नहीं, क्योंकि उसने एक गमछे को अपने मुंह पर लपेट रखा था। पूरा मुंह नहीं दिख रहा था उसका। राघव चुपचाप कुछ सोचने लगा। सभी की नज़रें राघव पर थी, लेकिन राघव ने किसी से कुछ नहीं कहा और पवन जी की तरफ बाहर आने का इशारा करते हुए खुद भी बाहर निकल गया। पवन जी और मानसी बाहर आ गए। अच्छा पवन जी, ये मोहन कब से काम करता है आपके यहाँ? राघव ने पूछा। जी कम से कम 20 साल से ये हमारे यहाँ ड्राइवर है। बहुत ही भला आदमी है। मुझे नहीं लगता कि इसकी किसी से कोई भी दुश्मनी होगी। राघव के प्रश्न को समझते हुए पवन जी ने उत्तर दिया। लेकिन उसकी बातों से तो लगता है कि किसी ने जानबूझकर वो एक्सीडेंट किया है, और अगर ऐसा है तो उसका कोई तो कारण रहा होगा। राघव ने गंभीरता से विचार करते हुए कहा। मानसी के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना इंस्पेक्टर राघव को अपनी शंका बता दी जाए। किसी का नाम लेना ज़रूरी तो नहीं, बाकी तो वो खुद देखकर खुद ही मजबून भांप लेगा। लेकिन नाना जी कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं उसकी इस बात से।
ये पुलिस का मामला होता तो झमेले वाला है, लेकिन एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। मोहन के एक्सीडेंट का भी पता चल जाएगा और अपने आसपास भी कुछ सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो जाएगा। आखिर यश घर में कैद होकर तो नहीं रहेगा। पता नहीं संजीव फिर कोई चाल चल दे। मानसी सोच में पड़ गई। मानसी जी, क्या हुआ? क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? उस घाघ इंस्पेक्टर ने शायद मानसी के चेहरे से कुछ भांप लिया था। आखिर उसका नाम राघव था। जी वो मैं मानसी इस सीधे तौर पर पूछे हुए प्रश्न से बौखला गई। नाना जी ने मानसी की ओर गहरी नज़रों से देखा और मानसी जानती थी कि यह झमेले में ना फंसने का इशारा है। लेकिन राघव, आपको कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस बारे में कुछ भी जानती हैं, ये कहते हुए राघव की नज़र नाना पर टिकी हुई थी, तो आप बिना संकोच कह सकती हैं। अब तो मानसी को कुछ कहना ही था। जी इंस्पेक्टर साहब, कोई ख़ास बात तो नहीं, लेकिन उस दिन मेरी शादी हुई थी और हमें कोर्ट से वापस उसी गाड़ी से लौटना था। मगर अचानक नानी जी ने हमें अपनी गाड़ी में बैठा लिया कि वो लोग भी मेरे साथ मेरी ससुराल चलेंगे। भगवान की कृपा थी कि हम लोग बच गए, वरना शायद हम भी हॉस्पिटल में होते। बस यही सोच रही थी मैं। मानसी ने अपनी आवाज़ में भरपूर मासूमियत उड़ेल कर कहा। वो जानती थी कि इतना इशारा काफ़ी होगा राघव की तफ्तीश को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए। राघव की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई, जबकि नाना जी ने मानसी की बात टालते हुए कहा, ये क्या बात कर रही हो मानसी? इस सब का मोहन के एक्सीडेंट से क्या कोई संबंध हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है नाना जी। बहुत सी बड़ी बड़ी बातें ऐसी ही छोटी छोटी बातों के पीछे छिपी होती हैं। मानसी जी का सोचना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, राघव ने पुलिसिया लहजे में कहा। नाना जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मानसी जी, आप लोग घर जाएं, मैं कल ही आपसे मिलने आपके घर आऊँगा। तब तक आप सतर्क रहें, क्योंकि आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हमें इस एंगल से भी सोचना चाहिए। कहकर राघव लंबे लंबे कदमों के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। नाना जी अपने ड्राइंग रूम में चहलकदमी कर रहे थे। मानसी एक और अपराधी भाव से खड़ी थी। नानी जी और यश सोफे पर बैठकर कभी नाना जी की ओर देख रहे थे और कभी मानसी की ओर। नाना जी ने घर आकर उन दोनों से मानसी की बात सुना दी थी। लेकिन आप इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मानसी अब कोई छोटी बच्ची नहीं है। उसे कुछ महसूस हुआ तो उसने उस इंस्पेक्टर को बता दिया। नानी जी ने हिम्मत करके कहा। नाना जी ने घूर कर देखा। वो केवल इंस्पेक्टर नहीं है, इंस्पेक्टर राघव है। अब वो हम सबका दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर देगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीफ लोगों के घर के सामने रोज़ पुलिस की गाड़ी खड़े रहे, क्या अच्छा लगेगा? मामला चाहे किसी को कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन लोग अपने मन में पता नहीं क्या क्या ताना बाना बुन लेंगे। अभी यश और मानसी की नई नई शादी हुई है, वो भी इतनी जल्दीबाजी में। कुछ लोग तो इसी में मनोरंजन तलाश कर लेंगे कि ज़रूर उनके बीच में ही कुछ झगड़ा हुआ होगा। नानी जी उनकी बात सुनकर सहम गई। वास्तव में नाना जी की नाराज़गी जायज़ थी। जब तक राघव दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर देगा, ना तो खुद चैन से बैठेगा और ना ही किसी को बैठने देगा। लेकिन नाना जी, मानसी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन नाना जी की मुद्रा देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। यश काफ़ी देर से चुपचाप बैठकर उन तीनों की बातें सुन रहा था। अभी भी वो घर में ज़्यादा बोलता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसका संबंध कुछ ही दिनों का है इस घर में। इसलिए इनके परिवार के मामले में उसका बोलना ठीक नहीं था। लेकिन मानसी को इस तरह से दोषी ठहराया जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। नाना जी, आप अन्यथा न लें तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। यश ने इजाज़त मांगी। कहो, क्या कहना चाहते हो? जब आप जानते हैं कि राघव जी बहुत अच्छे और समझदार पुलिस वाले हैं, तो चिंता किस बात की? वो कोई बेमतलब तो परेशान नहीं करेंगे ना हम लोगों को, और मानसी के मन का वहम भी दूर हो जाएगा। दुनिया वालों के डर से हम खुद को क्यों खतरे में डालें? अगर मानसी की बात 1% भी सही निकली, तो क्या मैं और मानसी खतरे में नहीं हैं? मान लीजिए कल को हमारे साथ कोई हादसा हो जाए,
तो क्या आपको अफसोस नहीं होगा? यश ने उन दोनों की दुखती रग पर हाथ रख दिया। नाना जी और नानी जी अंदर ही अंदर दहल गए ये सब सोचकर। यश की बात बिल्कुल ठीक थी। वो लोग तो खुद ही मानसी का इतना ध्यान रखते थे कि कोई उसकी प्रॉपर्टी के लालच में उसे नुकसान ना पहुंचा दे। आप अपनी इज्जत के लिए उन्हें मानसी के ऊपर मंडराता खतरा क्यों नहीं दिखाई दिया? नाना जी ने उन दोनों को उनके कमरे में जाने को बोल दिया और खुद निढाल से होकर सोफे पर बैठ गए। अब उन्हें भी लग रहा था कि वास्तव में राघव की मदद की ज़रूरत है उनको। मानसी अपने कमरे में जाते ही खुशी के मारे तुरंत यश से लिपट गई। मान गई तुम्हें, तुमने तो हिटलर के भी कसबल ढीले कर दिए। अरे रे छोड़ो भी मुझे। ऐसा क्या कर दिया मैंने? बस जो मुझे ठीक लगा वही मैंने बोल दिया। और मुझसे ज़्यादा कौन जानता है उस संजीव के बारे में? खुद अपने कानों से सुनी है मैंने उस संजीव की बातें। यही बात तो पसंद है मुझे तुम्हारी कि टैलेंट तो तुम में कूट कूट कर भरा हुआ है, पर तुमने कभी भी घमंड नहीं किया, नेवर। मानसी मजाक के मूड में थी। यश की भी हंसी छूट गई मानसी की बात सुनकर। शायद राघव के आने की बात सुनकर उसे भी कुछ हिम्मत आ गई थी। और मानसी वो तो बिल्कुल मानकर बैठी थी कि अगर इस हरकत के पीछे संजीव का जरा सा भी हाथ होगा तो राघव उसे बख्शने वाला नहीं है। लगे हाथ मानसी की राह का रोड़ा भी चूर हो जाएगा। मानसी के खूबसूरत से बंगले के सामने एक पुलिस की जीप आकर रुकी। ड्राइवर सीट पर एक कांस्टेबल बैठा था और बराबर वाली सीट पर इंस्पेक्टर राघव। बंगले के गार्ड ने पुलिस की जीप को रुकता हुआ देखकर तुरंत बड़ा सा गेट खोल दिया। शायद उसे पहले से ही बता दिया गया था। इंस्पेक्टर राघव के चेहरे पर एक चिरपरिचित प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने जीप से उतरने में कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने साथ बैठे हुए कांस्टेबल से कुछ बातें की, फिर इत्मीनान के साथ जीप से नीचे उतरा। गार्ड ने दूर से ही उसे सलाम कर दिया। राघव ने खड़े होकर गहरी नज़र से पहले उस बंगले को निहारा, फिर आसपास के बंगलों पर भी नज़र डाली। तभी राघव का फ़ोन बजने लगा। उसने पूरे इत्मीनान से फ़ोन पर बात की, या फिर शायद बात सुनी। इसके बाद उसने बंगले के गेट में कदम रखा। तब तक नाना जी भी बगीचे की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जीप की आवाज़ सुन ली होगी। राघव ने उनके पास जाकर उन्हें नमस्ते की और हालचाल पूछा। नाना जी राघव को लेकर ड्राइंग रूम में आ गए। मानसी और यश के साथ नानी जी भी वहीं थी। उन सब ने इंस्पेक्टर राघव को नमस्ते की। और सुनाइए इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला उस ट्रक ड्राइवर के बारे में? नाना जी ने बड़ी उम्मीद से पूछा। नहीं नाना जी, अभी तो कुछ खास पता नहीं चला। कुछ आसपास के लोगों ने उस ट्रक को खड़े हुए तो देखा था, लेकिन जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहाँ कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। और मज़े की बात यह है कि उस खड़े हुए ट्रक का नंबर भी अभी तक नहीं पता चला है। ओह, उन तीनों के मुंह से एक साथ निकला। राघव ने अब मानसी की ओर अपना फोकस किया। हाँ तो मानसी जी, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? राघव के बात करने का अंदाज मानसी को अंदर तक हिला गया। पता नहीं क्या पूछ बैठे ये ऑफिसर। झोल तो मानसी की लाइफ में भी कम नहीं था। मानसी को लगा कि कहीं उसने कोई आफत मोल तो नहीं ले ली। जी ज़रूर, मानसी ने खुद को मजबूत किया। यश जी के साथ शादी करने से पहले क्या कभी आपको किसी ने प्रपोज किया? मतलब कोई वन साइडेड अफेयर? जी नहीं, कभी भी नहीं। एक्चुअली मैं इतनी तुनक मिजाज थी कि कोई मेरे पास ही नहीं आता था। मानसी बोल तो गई, लेकिन तुरंत उसे एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा बोल गई। राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो फिर यश जी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? जहाँ तक मुझे पता है उनकी और आपकी स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर भी उन्हें बाकायदा आपसे शादी की, और वो भी इतनी जल्दबाजी में। मानसी कुछ उलझ कर रह गई, लेकिन यश ने बात संभाल ली। जी बात यह है इंस्पेक्टर साहब कि हिम्मत मैंने नहीं दिखाई, बल्कि मानसी ने दिखाई थी। मैं भी और सब की तरह मानसी को घमंडी और गुस्सैल ही समझता था, लेकिन जब उसको समझा तो पाया कि वो बहुत ही मासूम और साफ दिल की लड़की है, और भावुक भी। उसे मेरी गरीबी से भी कोई एतराज़ नहीं था। बस वो सच्चे प्यार की तलाश में थी।
मानसी ने यश की ओर बलिहारी हो जाने वाली नज़रों से देखा। यश ने काफ़ी संतुलित जवाब दिया था और नाना और नानी जी ने मानसी की ओर प्यार से देखा। वास्तव में आज पहली बार उन्होंने किसी के मुंह से मानसी की इतनी तारीफ सुनी, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। तो फिर कहीं यश के साथ ऐसा कुछ? राघव ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। नहीं सर, मुझे तो कभी इन सब बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिली। मुझ जैसे गरीब और साधारण से लड़के में किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है। मुझ पर तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इस बार भी मोर्चा यश ने ही संभाला। हम राघव फिर से किसी सोच में डूब गया। अच्छा नाना जी, आप बताइए, क्या कोई ऐसा आदमी जिसको मानसी या यश की शादी के कारण कुछ नुकसान हो रहा हो, या कोई पारिवारिक दुश्मनी? जी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। ना ही कोई विवाद है किसी तरह का। नाना जी ने बात को टालते हुए कहा। अच्छा, आपके दामाद का तो एक्सपोर्ट का बिजनेस था ना, काफ़ी बड़ा? जी हाँ, बहुत ही मेहनती था मयंक। अपने बिजनेस के लिए वो दिन रात एक कर देता था। हम तो उनकी डेथ के बाद वो बिजनेस। इस बार नाना जी कसमसा उठे। ये इंसान है या कुछ और? एक के बाद एक सवाल। लेकिन मानसी और यश को कुछ राहत महसूस हुई कि अब वो लोग सवालों के घेरे में नहीं हैं। और शायद राघव की शक की सुई संजीव तक पहुंच जाए। उनका दोस्त और बिजनेस पार्टनर संजीव देखता है। नाना जी को बताना पड़ा। तो क्या परिवार में कोई और नहीं था जो ये जिम्मेदारी ले लेता? संजीव जी ही क्यों? पता नहीं क्यों नाना जी का मन हुआ कि वो अपने बाल नोच लें, लेकिन वो तो राघव था, उसके सामने किसी की नहीं चल सकती थी। मयंक ने अपने डेट से पहले ही एक ट्रस्ट बना दिया था, जिसका ट्रस्टी उसने संजीव को ही बना दिया था। इसलिए कोई चाहकर भी उसके बिजनेस में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। आखिरकार नाना जी को सब बताना पड़ा। राघव के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। आपकी बेटी रितु की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी और मयंक जी को ब्लड कैंसर था। वो जानते थे कि अब वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, या फिर ये कह लें कि संजीव भी जानता था कि मयंक ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इसलिए उसने मयंक जी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया। मतलब राघव सब कुछ जानता था, बस उन्हीं लोगों के मुंह से उगलवाना चाहता था। लेकिन संजीव ने अपने नाम कुछ भी नहीं करवाया, बल्कि वो तो हम सबका पूरा ख्याल रखता है, और वो सब कुछ प्रॉपर्टी मानसी को ही मिलेगी, क्योंकि वो ही मयंक की वारिस है। इस बार नानी जी ने राघव का हल्का सा विरोध करते हुए कहा। हाँ वाकई, संजीव ने कभी हमें अपनी बेटी और दामाद की कमी महसूस नहीं होने दी, और मानसी को भी वो अपने दोस्त की निशानी मानते हुए बहुत प्यार करते हैं। नाना जी ने भी पत्नी की बात का समर्थन किया। ठीक है फिर, अब मैं चलता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। जैसे ही कुछ पता चलेगा तो आपको बताऊंगा, राघव ने उठते हुए कहा। सभी ने इत्मीनान की सांस ली। मोहन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी, और अब वो मानसी के बंगले में बने हुए सर्वेंट रूम में ही रह रहा था। उसकी पत्नी भी कुछ दिनों के लिए वहीं रह रही थी। मानसी और यश काफ़ी परेशान थे कि इंस्पेक्टर राघव की तरफ से कुछ भी खबर नहीं थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ होगा, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पूछना चाहते थे। आज यश ने मानसी से कहा कि वो अपने घर जाना चाहता है, क्योंकि घर वालों से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मानसी ने कहा कि वो भी यश के साथ जाना चाहती है, लेकिन यश ने मना कर दिया। वो जानता था कि मानसी ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकती, और उसकी उपस्थिति में उसके घर वाले भी सहज नहीं हो पाएंगे। मानसी ने कुछ गिफ्ट्स उसके घर वालों के लिए दिए। हालांकि यश मना कर रहा था, लेकिन मानसी ने उसकी एक ना सुनी। यश के जाने के बाद मानसी कुछ देर नानी के पास बैठी, फिर अपने कमरे में आकर टीवी देखने लगी। कुछ ही देर में उसने टीवी बंद कर दिया और समीरा को फ़ोन मिला दिया। काफ़ी दिनों से उसकी समीरा से बात नहीं हुई थी। हेलो समीरा, क्या हाल है? आय हाय, ये सूरज आज किधर से निकला जो तूने मुझे फ़ोन किया? समीरा ने कहा। क्यों, मैं क्या तुझे फ़ोन नहीं करती कभी? माय डियर, वो दिन अब कहाँ रहे? अब तो बस तुम हो और तुम्हारा वो किराए का पति है। उसके अलावा तो कोई और है ही नहीं अब।
ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और यश के बारे में किस तरह की बात कर रही हो? वो मेरा अच्छा दोस्त भी है। मानसी उखड़ गई। क्या बात है, लगता है दोस्ती कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तभी उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती। चल छोड़, ये बता कैसे फ़ोन किया? मानसी, यार कुछ नहीं, बस मन नहीं लग रहा था, सोचा कि तुझसे ही बात कर लूँ। पता नहीं घर भी खाली खाली सा लग रहा है। क्यों, नाना नानी नहीं है क्या घर पर? और शांति वो कहाँ है? वो सब तो घर पर ही हैं, तो फिर कुछ परेशान है क्या? और यश कहाँ है? यश आज अपने घर गया है अपनी फैमिली से मिलने। समीरा, ओ, तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि यश घर पर नहीं तो घर खाली खाली लग रहा है। मन नहीं लग रहा तेरा? क्या बकवास कर रही है? मैंने कब कहा कि यश के बिना मेरा मन नहीं लग रहा? मानसी ने गुस्सा दिखाया। समीरा, तूने नहीं कहा, लेकिन तेरी हालत यही कह रही है। समझ जा मानसी, अपना उद्देश्य याद रख और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी। इतना इन्वॉल्व मत हो यश के साथ, उसे तो जाना ही है ना किसी दिन। बस बस, ज़्यादा लेक्चर मत दे, मुझे सब याद है और ऐसी कोई बात नहीं है जो तू समझ रही है। मानसी ने झल्लाकर फ़ोन काट दिया और बेड पर लेट गई। रह रहकर उसकी नज़रें दूसरे कमरे की ओर चली जाती जहाँ हमेशा यश रहता है। कमरा अलग ज़रूर है लेकिन जुड़ा हुआ है। मानसी सोच में पड़ गई। क्या समीरा ठीक कह रही थी? लेकिन मैंने तो यश के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। फिर क्यों मेरा मन उखड़ सा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समीरा की बातों को सीरियसली क्यों ले रही हूँ? मानसी बेड से उठकर अपनी मम्मा के रूम में चली गई। उसने अलमारी खोली और कुछ ढूंढने लगी। उसने एक एल्बम निकाली और उसे देखने लगी। उसमें उसके बचपन के फ़ोटो थे अपने मम्मा पापा के साथ, जिनमें वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मानसी का मन भारी हो गया। आज बहुत दिनों बाद उसे मम्मा पापा की याद आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि वास्तव में जब से यश उसकी ज़िंदगी में आया है, उसकी ज़िंदगी खुशनुमा हो गई है। तभी उसका ध्यान गया कि एल्बम निकलते समय कोई लिफाफा कहीं से निकलकर गिर गया था। उसने उसे उठा लिया और देखने लगी। उसे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि उसमें उसकी मम्मी के हाथ का लिखा हुआ पोस्ट था। मानसी उसे पढ़ती चली गई और जैसे जैसे वो उसे पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर बल पड़ गए थे। उसे पूरा पढ़ने के बाद वो धम से बिस्तर पर गिर पड़ी और उसकी आंखों के कोनों से आंसू झलक उठे। संजीव अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि एक पियोन ने आकर बताया कि एक इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलने आए हैं। संजीव ने उन्हें अंदर भेजने के लिए कहा। तब तक इंस्पेक्टर राघव खुद ही ऑफिस के दरवाजे तक आ चुका था। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ। राघव संजीव के सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था, मगर उसने संजीव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये उसका अपना तरीका था, सामने वाले का मनोबल तोड़ने का। राघव ने संजीव के ऑफिस को बड़ी बारीकी से देखा। ऑफिस की साज सज्जा से पता चल रहा था कि संजीव का बिजनेस काफ़ी फल फूल रहा था। संजीव राघव की स्कैन करती हुई नज़रों से कुछ नर्वस सा हो गया था। उसने थोड़ा सा खैंखार कर गला साफ करते हुए कहा, जी इंस्पेक्टर साहब, आपने नाहक की तकलीफ़ की, मुझे बुला लिया होता। अब राघव ने संजीव की आंखों में आंखें डालकर कहा, बिल्कुल बुलाएंगे आपको भी, ज़रा मौका तो आने दीजिए। पता नहीं राघव की नज़रों का असर था या संजीव के मन का कोई डर था कि उसके माथे पर पसीना उभर आया। अच्छा संजीव जी, आपका एक्सपोर्ट बिजनेस तो काफ़ी ठीक है, लेकिन मानसी ने मुझे बताया भी था कि बिजनेस अच्छा चल रहा है। क्या आपका कोई पार्टनर भी है या आप ही सब कुछ संभालते हैं? संजीव ने जवाब देने से पहले एक बार सोचा, क्योंकि उसे पता था कि उसके सामने बैठा इंस्पेक्टर साधारण व्यक्ति नहीं है। जी, हालांकि ये बिजनेस मैं खुद ही हैंडल करता हूँ, लेकिन मैं 50% का मालिक हूँ। मेरे पार्टनर मयंक की डेथ हो चुकी है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। संजीव ने दुखी स्वर में कहा, ओह, तो क्या मयंक जी के परिवार में कोई और नहीं जो आपका हाथ बटा सके? जी, उसकी एक बेटी है जो अभी पढ़ रही है। अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है। मैं जल्द से जल्द उसे अपने साथ इस कुर्सी पर बैठाना चाहता हूँ। संजीव ने अपने बराबर में ही रखी हुई एक बड़ी सी कुर्सी पर इशारा किया। आप शायद मानसी की बात कर रहे हैं, राघव ने कहा। जी हाँ, जी हाँ। आप जानते हैं मानसी को? संजीव ने पूछा।
आपने उसके ड्राइवर मोहन के एक्सीडेंट की खबर तो सुनी ही होगी। राघव ने उलटकर संजीव से प्रश्न किया। जी हाँ, अब वो काफ़ी ठीक है। मानसी को शक है कि वो एक्सीडेंट प्री प्लान्ड था। एक्चुअली उसका मानना है कि वो एक्सीडेंट उसके और यश के लिए ही प्लान किया गया था। राघव ने संजीव को गहरी नज़रों से देखा। क्या? लेकिन मानसी का कौन दुश्मन हो सकता है? संजीव ने आश्चर्य से पूछा। हो सकता है कि कोई यश का दुश्मन हो। राघव की नज़रें संजीव पर ही टिकी हुई थी और वो उसकी टेबल के नीचे अपने हाथों को ठक ठक कर रहा था। संजीव ने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा संजीव जी, क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या आपको किसी पर कोई शक है? आखिर उस परिवार से आपके काफ़ी पुराने ख़ास संबंध हैं। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि मानसी को वहम हो। ठीक है, लेकिन मानसी ने मुझे बताया भी था कि उसे किस पर शक है, इसीलिए मैं आपके पास आया था। पता नहीं राघव संजीव को क्या समझाना चाह रहा था। क्या? किस पर शक है उसे? संजीव ने हकलाते हुए कहा। वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। वैसे मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी ही मानसी को इस कुर्सी पर अपने पापा की जगह बैठा हुआ देखूंगा। इतना कहकर राघव उठकर खड़ा हो गया और संजीव सोच में बैठा रह गया। राघव मुस्कुराते हुए आराम से ऑफिस से बाहर निकल गया। शायद उसने अंधेरे में कोई तीर चलाया था जिसके निशाने पर पहुंचने की उसे पूरी उम्मीद थी। इधर यश अपने घर से लौटा तो उसने देखा कि मानसी अपने ख्यालों में गुम एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर उदासी और दुख के भाव दिखाई दे रहे थे। यश को बहुत अजीब सा लगा। सुबह तो वह अच्छी खासी चहकती हुई मानसी को छोड़ कर गया था। दिन भर में ऐसा क्या हो गया जो मानसी का चेहरा इतना मुरझा गया? यश ने हल्के से मानसी को पुकारा। मानसी, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ? मानसी ने चौंक कर देखा। यश, आ गए तुम? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? चेहरा उतरा हुआ क्यों है तुम्हारा? कहीं नाना जी या नानी जी ने तो कुछ? नहीं यश, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, ये देखो ज़रा। मानसी ने अपनी मुट्ठी में दबा हुआ एक कागज़ दिखाया। ये क्या है? यश के माथे पर बल पड़ गए। मेरी माँ का लिखा हुआ एक खत। इसे पढ़कर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो संजीव कितना गिरा हुआ इंसान है। यश ने एक सांस में वो कागज़ पढ़ लिया और गुस्से से बोला, कितना धोखेबाज इंसान है ये संजीव। इसने दोस्ती के नाम पर तुम्हारे पापा को कितना बड़ा धोखा दिया है। मानसी, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम नाना जी और नानी जी को इस चिट्ठी के बारे में बता दें? कोई फ़ायदा नहीं है मानसी। काश कि तुम्हारी मम्मा ने यह ख़त समय रहते तुम्हारे नाना जी को पोस्ट कर दिया होता, तो आज ये संजीव इस तरह तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा जमाए हुए नहीं बैठा होता। मानसी, पता नहीं उस वक्त मम्मा के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होगा कि लिखने के बाद भी वो इसे पोस्ट नहीं कर सकी। यश, लेकिन अब अगर हमने उन्हें ये दिखाया तो उन्हें भी बहुत अफसोस होगा और वो कुछ करने की स्थिति में भी नहीं है। क्यों ना हम इंस्पेक्टर राघव से इस बारे में कुछ बात करें? मानसी, लेकिन क्या इस कागज़ के टुकड़े से हम कुछ सिद्ध कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इसके आधार पर हम संजीव का कुछ बिगाड़ सकते हैं। यश, लेकिन मानसी, इससे ये तो पता चल ही रहा है ना कि उसकी नीयत में तब भी खोट था और आज भी है। राघव एक होशियार ऑफिसर है, ज़रूर वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। अब हमें खुलकर बात करनी चाहिए। ठीक है, तो कल फिर हम दोनों ही इंस्पेक्टर राघव के पास जाएंगे और उन्हें पूरी बात बताएंगे। घर पर बोल देंगे कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। यश, ये ठीक रहेगा। अगली सुबह मानसी और यश नाना नानी के साथ नाश्ता कर रहे थे। मानसी ने नानी जी से कहा, नानी जी, आज मैं और यश थोड़ा बाहर जाना चाहते हैं। नानी, बिल्कुल, मैं तो खुद ही ये बात कहने वाली थी। अभी यश ने भी छुट्टी ली हुई है तो घूमो फिरो, इंजॉय करो। हाँ हाँ बेटी, ज़रूर जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। यश और मानसी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। मानसी बिल्कुल इस तरह तैयार होकर रूम से बाहर निकली जैसे एक नवविवाहिता को होना चाहिए। एक हल्के से पीले रंग की शिफॉन की साड़ी जिस पर हल्के हरे रंग का चौड़ा सा बॉर्डर, हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र और मांग में झांकता हुआ सिंदूर, मध्यम लंबाई के खुले हुए सुंदर बाल। इतने से सिंगार से ही मानसी का रूप निखर आया था। नानी ने उसे देखा और निहाल हो गई।
यश ने जब मानसी को इस रूप में देखा तो वो कुछ क्षण के लिए खोसा गया, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया। आखिर इन भावनाओं का महत्व ही क्या है? सिर्फ कुछ समय का साथ है। मानसी तो आसमान में चमकता हुआ चांद है और वो एक साधारण सा आदमी। कैसे वो उस तक पहुंच सकता है, सोचना भी व्यर्थ है। हालांकि यश भी सफ़ेद रंग की हाफ शर्ट और ब्लू जीन्स में बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ रहन सहन का अंतर था और कुछ संगत का कि उसका व्यक्तित्व भी निखर गया था। दोनों एक साथ चलते हुए परफेक्ट कपल लग रहे थे। नानी तो उनके पीछे से भी उन दोनों की बलाइयाँ ले रही थी और नाना जी अपनी पत्नी की खुशी देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर भी संतुष्टि के भाव थे। मानसी और यश कोतवाली में पहुंच गए थे। उन्होंने पहले ही इंस्पेक्टर राघव को फ़ोन कर दिया था कि वो उससे मिलना चाहते हैं। राघव अपने ऑफिस में ही था और वो दोनों उसके सामने पहुंच गए। आइए बैठिए, मैं आप दोनों का ही इंतज़ार कर रहा था, राघव ने कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। जी बताइए मानसी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मानसी ने एक बार यश की ओर देखा, जिसे निश्चित करना चाहती थी, और यश ने भी अपनी गर्दन हिलाकर उसे आश्वस्त किया कि वो राघव को सब कुछ बता दे। मानसी ने अपने पर्स से निकालकर अपनी मम्मा का लिखा हुआ वो लेटर, जो कि वो अपने पिता पवन जी को लिख रही थी लेकिन पोस्ट नहीं कर पाई थी, राघव के सामने रख दिया। उसके बाद मानसी ने सारी बातें सुना दी कि किस तरह संजीव अपने बेटे रोहन के साथ उसकी शादी करके सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता था। बस उसने सिर्फ यही बात छिपाई कि उसने यश से शादी इसलिए ही की थी कि वो संजीव के षड्यंत्र से बच सके, और साथ ही उसने राघव से रिक्वेस्ट की थी कि नाना जी और नानी जी को इन सब बातों का पता नहीं चलना चाहिए। सारी बातें सुनकर और उस लेटर को पढ़कर राघव के माथे पर लकीरें दिखाई देने लगी। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। मानसी और यश व्याग्रता से राघव की ओर देख रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए था। आखिर कुछ देर बाद राघव ने गहरी सांस लेते हुए अपनी मेज़ पर एक जोरदार मुक्का मारा और मानसी से कहा, ठीक है मानसी जी, अब आप संजीव से बात कर लें कि वो ट्रस्ट से अलग हो जाए और आप दोनों को ट्रस्टी बना दे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब आप वयस्क भी हैं और विवाहिता भी। तो आप दोनों अपना बिजनेस और प्रॉपर्टी संभाल लीजिए। लेकिन सर, क्या ये सब इतना आसान है? 15 साल से जिस प्रॉपर्टी को वो अपना करने की फिराक में लगा हुआ है, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगा? मानसी ने चिंतित स्वर में कहा। यश, मानसी बिल्कुल सही बोल रही हैं इंस्पेक्टर साहब, ये सब इतना आसान नहीं होगा मानसी के लिए, वो भी तब जब हम लोग जानते हैं कि वो क्रिमिनल मेंटलिटी का आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। यश के स्वर में मानसी के लिए चिंता साफ झलक रही थी। राघव के चेहरे पर मंद मुस्कान खेल गई। आप परेशान ना हो यश जी, हम यहाँ संजीव जैसे क्रिमिनल्स के लिए ही बैठे हुए हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तुरंत जाकर संजीव से भिड़ जाएं। क्या हमारा दिमाग संजीव से कम है? वो षड्यंत्र कर सकता है तो हम क्या उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? बस हमारा तरीका गैरकानूनी नहीं होगा। मतलब? मानसी और यश ने एक साथ पूछा। राघव के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। मुझे पहले ही अंदेशा था कि यह संजीव ठीक आदमी नहीं है। जब मैं उसके ऑफिस गया था तो वहाँ कुछ कारीगिर करके आया था। आप दोनों बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब आप मेरे हिसाब से चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कब क्या करना है। आप बेफिक्र होकर जाइए और इन्जॉय कीजिए। समझ लीजिए कि संजीव का खेल खत्म है अब। इस बार राघव ने एक अर्थपूर्ण दृष्टि मानसी और यश पर डाली और मुस्कुरा दिया। उसका मतलब समझकर मानसी और यश भी कुछ शर्मा गए और उन्होंने चोर नज़रों से एक दूसरे की ओर देखा। उनकी इस हरकत को देखकर राघव एक बार फिर से मुस्कुरा उठा और वो दोनों उठकर खड़े हो गए और उन्होंने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए। मानसी और यश कोतवाली से बाहर आ गए। राघव की बातों से उनके अंदर एक अलग ही हिम्मत आ गई थी। मानसी कार ड्राइव कर रही थी और यश उसके बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था। अचानक यश ने देखा कि गाड़ी किसी और ही रास्ते पर जा रही है। उसने मानसी से पूछा, क्या हम घर नहीं जा रहे हैं? मानसी ने भी बिल्कुल सीरियस होकर उसी लहजे में जवाब दिया, जी हाँ, हम घर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। यश, लेकिन क्यों? मानसी,
क्योंकि हमें इंस्पेक्टर राघव की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। यश, मैं कुछ समझा नहीं। यश अब भी अनिश्चितता से मानसी को देख रहा था। मानसी, मैंने तुम्हारा किडनैप कर लिया है, अब कुछ समझ में आया? मानसी ने झल्ला कर कहा। यश, यार मानसी, इतना क्यों झल्ला रही हो? ऐसा मैंने क्या कह दिया? मानसी, कैसे अजीब आदमी हो तुम। भाई हम घर से घूमने के लिए निकले हैं ना, तो इतनी जल्दी घर पहुंच गए तो नाना नानी जी को शक हो सकता है कि मैंने तुमसे झगड़ा कर लिया होगा। मानसी की बात सुनकर यश को हंसी आ गई। यश, हाँ ये तो बात है। मानसी, बिल्कुल यही बात है। मानसी, तुम तो बिल्कुल ट्रेडिशनल वाइफ की तरह बोल रहे हो। यश ने मानसी का मजाक उड़ाते हुए कहा। मत भूलो कि मैं वाकई तुम्हारी पत्नी हूँ। कानूनन मुझे सब अधिकार मिले हुए हैं पत्नी वाले। मानसी ने यश को अपनी उंगली उठाकर चेतावनी दी। मैं कुछ भी नहीं भूला मानसी। तुम भूल रही हो कि हमारी शादी एक समझौता है। वैसे तो तुम्हारा इतना बड़ा एहसान है मुझ पर कि बिना किसी अधिकार के भी तुम कुछ भी कह सकती हो। यश ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। मानसी, बस हो गए शुरू। कभी भूल भी जाया करो इस बात को। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि हम दोस्त तो हैं ही, इस नाते तुम्हारा भी कुछ हक बनता है मुझ पर। हर वक्त तुम इतने सीरियस होकर क्यों रहते हो? यश ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्हीं सब बातों को करते हुए मानसी की गाड़ी एक बड़े से शॉपिंग मॉल की पार्किंग में जाकर रुक गई। मानसी ने पूरे जोश के साथ यश का हाथ पकड़ लिया और मॉल में घूमने लगी। पता नहीं क्या क्या नहीं देख डाला उसने। अब यश की हिम्मत जवाब देने लगी थी। मानसी प्लीज़, सब कुछ आज ही देख डालोगी क्या? मैं तो बुरी तरह से थक चुका हूँ। तुम्हें पता है यश, पिछले कुछ समय से ही ऐसा हुआ है कि मैं ना तो किसी मॉल में गई हूँ और ना ही मैंने कोई शॉपिंग की है, वरना तो हर हफ्ते में ऐसे ही घूमती थी। और पता है संजीव तो संजीव, नाना जी भी मुझसे बहुत गुस्सा हो जाते थे कि मैं बहुत खर्चा करती हूँ। मानसी के चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि यश भी उसकी बात पर हंस पड़ा। अच्छा, अब कुछ पेट पूजा भी कर दो, या बस तुम अपना सामान उठाने के लिए ही मुझे साथ लाई थी? यश ने पेट पर हाथ फेरते हुए शिकायती लहजे में कहा। उसकी ऐसी बात सुनकर मानसी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों मॉल में बने हुए एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। मानसी ने पता नहीं क्या क्या ऑर्डर कर दिया और यश रोकता ही रह गया। इतने बड़े मॉल में शॉपिंग और इतना महंगा रेस्टोरेंट, यश के लिए ये सब सहज नहीं था। लेकिन आज यश के सामने मानसी का एक अलग ही रूप था, बिल्कुल अल्हड़, लापरवाह, मासूमियत से भरी। आज यश ने इस मानसी की उस मानसी से तुलना की जिसने पहली बार उसे कार से टक्कर मार दी थी और बोलने भी नहीं दिया था। गुस्से से लाल पीले होकर कितनी बातें सुना दी थी यश को। कोई भी सहानुभूति या दया नहीं दिखाई थी। और आज मानसी का ये रूप, पता नहीं वो सच था या ये सच है या मानसी बदल गई है। लेकिन मुझे तो क्या फ़र्क पड़ता है, रहना ही कितने दिन है मुझे इसके साथ। आज ऐसा सोचते हुए पता नहीं क्यों यश का मन भारी सा हो गया। उसका मन भी कह रहा था कि वो भी सब कुछ भूल जाए, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी, जो आगे चलकर मानसी को उससे अलग कर देगा। पता नहीं वो कब तक ऐसा सोचता रहता। वो तो मानसी ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए उसका ध्यान भंग कर दिया। मानसी, ए मिस्टर, अभी तो तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे थे और अब खाना शुरू भी नहीं कर रहे। सब ठीक है ना? अरे हाँ, सब ठीक है, चलो खाना शुरू करो। यश अपनी झेप मिटाने के लिए ज़बरदस्ती हंसने लगा। खाना खाकर दोनों वापस घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते हुए उन्हें शाम हो गई थी। नाना जी और नानी जी भी लॉन में बैठे हुए थे जब मानसी की गाड़ी ने बंगले में प्रवेश किया। गाड़ी पार्क करने के बाद वो दोनों भी उन्हीं के पास जाकर बैठ गए। अरे मानसी, कैसा रहा तुम्हारा दिन? जी बहुत अच्छा रहा नानी। चलो तुम दोनों अंदर जाकर कपड़े वगैरह बदलो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवा दूंगी। नानी जी ने दोनों पर प्यार भरी नज़र डालते हुए कहा। वो दोनों उठकर चल दिए और उन शॉपिंग बैग्स को भी कार से निकाल लेना। अब मैं तुम्हें तुम्हारी इन हरकतों पर कुछ भी नहीं कहूँगा। पीछे से नाना जी की आवाज़ आई। मानसी ने मुड़कर देखा तो वो हंस रहे थे। क्या नाना जी, आपको कैसे सब पता चल जाता है? मानसी ने बच्चों की तरह ठनक कर पैर पटकते हुए कहा। नाना जी ठहाका लगाकर हंस पड़े।
अब मैंने तुझे डांट लगाने की जिम्मेदारी यश को सौंप दी है। उसकी इस बात पर नानी जी और यश भी खिलखिलाकर हंस पड़े। मानसी बनावटी गुस्से से मुंह फुलाए अंदर चली गई। यश भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। अब भगवान के घर से बुलावा भी आ जाए तो मैं आराम से चला जाऊंगा। अब मानसी की ओर से मैं बेफिक्र हूँ। वास्तव में यश बहुत अच्छा लड़का है। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। नाना जी के चेहरे पर असीम शांति दिखाई दे रही थी। भगवान के घर जाने की अभी क्या जल्दी है। मैं तो अभी मानसी के नन्हे मुन्नों को भी गोद में खिलाने की उम्मीद रखती हूँ। खबरदार जो फिर कभी ऐसी बात की। नानी जी ने नाना जी की बात काटते हुए कहा। दोनों पति पत्नी मानसी और यश के सुखद भविष्य की कामना करते हुए बातें करने लगे, जबकि अपना भविष्य तो खुद मानसी और यश भी नहीं जानते थे। ये दिखावटी और समझौते का संबंध पता नहीं कब टूट जाए, इसका किसी को भी पता नहीं था। आज मानसी के पास इंस्पेक्टर राघव का फ़ोन आया। हेलो मानसी। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। अच्छा मानसी, ऐसा करो कि तुम आज संजीव को फ़ोन करो कि कल तुम उसके ऑफिस जाओगी। उससे कहना कि तुम्हें अपने पापा के बिजनेस और प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। मानसी। लेकिन एक दिन पहले ही बताने की क्या ज़रूरत है इंस्पेक्टर साहब। मैं तो आज भी वहाँ जा सकती हूँ या फिर कल बिना बताए भी जा सकती हूँ। आखिर वो बिजनेस मेरे पापा का भी है। वो इसलिए ज़रूरी है मानसी जी कि वो आपके और यश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सके। राघव ने बड़े आराम से कहा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इसका मतलब आप चाहते हैं कि वो हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र करे? मानसी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। जी बिल्कुल, मेरा बिल्कुल यही मतलब है, राघव ने कहा। लेकिन इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि यदि उसने कोई रायता फैलाने की कोशिश की तो हम उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर सकते हैं। और यदि उसकी धमकियां खोखली ही थी तो आपको आपके पापा की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, राघव ने उसे समझाते हुए कहा। यश, जो कि मानसी के पास ही बैठा हुआ था, उसने मानसी के हाथ से फ़ोन ले लिया और राघव से बात करने लगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या कोई और उपाय नहीं हो सकता है? आखिर मानसी को क्यों मुसीबत में डालना? यश की बात से साफ पता चल रहा था कि वो मानसी की कितनी चिंता कर रहा था। यश जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी पूरी टीम वहीं आसपास लगी हुई होगी। इनफैक्ट कुछ लोग सादे कपड़ों में उसके ऑफिस में भी होंगे। इतना कहकर राघव यश को अपनी सारी प्लानिंग समझाने लगा। राघव की सारी बातें सुनकर यश की चिंता दूर हो गई। आखिर वो इंस्पेक्टर राघव था, उसकी कार्यकुशलता पर कोई भी संदेह नहीं था। बाद में यश ने मानसी को भी सारी योजना समझा दी। अब कल का दिन पता नहीं मानसी और यश के जीवन में क्या उथल पुथल करने वाला था। रात भर मानसी और यश दोनों को ठीक से नींद नहीं आई। कारण दोनों के अलग थे। मानसी को चिंता संजीव की थी तो यश को चिंता मानसी की थी। हाँ, लेकिन एक विचार दोनों के ही दिमाग में कभी कभी करवट ले रहा था कि अगर इतनी जल्दी मानसी को उसकी प्रॉपर्टी मिल गई तो उनके कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? क्या समय से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? इस बात का दोनों के पास ही कोई जवाब नहीं था। सुबह को नाश्ता करने के बाद मानसी ने नाना जी को बताया कि वो संजीव अंकल से मिलने उनके ऑफिस जा रही है। उनके लिए ये एक सामान्य सी बात थी, क्योंकि पहले भी मानसी वहाँ जाती रहती थी। कभी कोई पैसों की ज़रूरत हो या संजीव को कहीं मानसी के साइन की ज़रूरत होती तो वो खुद ही चली जाती थी। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, नानी ने ज़रूर यश को साथ ले जाने के लिए कहा। यश को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसका बिल्कुल मन नहीं था कि मानसी वहाँ अकेली जाए। मानसी ने भी मना नहीं किया। दोनों लोग तैयार होकर घर से निकल गए। निकलने से पहले ही उन्होंने राघव को बता दिया था। संजीव के ऑफिस से काफ़ी दूर ही उन्हें राघव की जीप खड़ी हुई दिखाई दी। उन्होंने अपनी कार वहीं रोक ली। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, यश ने कहा। हमें देर तो नहीं हुई इंस्पेक्टर साहब? मानसी ने पूछा। नहीं, आप लोग ठीक टाइम से आ गए हैं, राघव ने चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा और मानसी की ओर एक गोल्डन से कलर की कुछ लॉकेट जैसी चीज़ बढ़ा दी। मानसी ने उसे हाथ में से लेकर उलट पुलट कर देखा। ये क्या है इंस्पेक्टर साहब? मानसी ने उत्सुकता से पूछा।
ये आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। इसे आप अपने गले में पड़ी हुई चेन में डाल लीजिए। ये एक डिवाइस है जो ना केवल आपकी और संजीव की बात हम तक पहुंचाने का काम करेगा, बल्कि उसे रिकॉर्ड भी करेगा। ओह ठीक है इंस्पेक्टर साहब, कहकर मानसी ने उस लॉकेट को अपने गले में पहन लिया। इंस्पेक्टर साहब सब कुछ ठीक होगा ना? कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? यश ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, आप निश्चिंत रहें, राघव ने पूरी तसल्ली देते हुए कहा। इसके बाद मानसी और यश अपनी कार में बैठकर संजीव से मिलने चल दिए। पीछे पीछे राघव की जीप भी चल पड़ी। योजना के मुताबिक यश ऑफिस से पहले ही कार से उतर गया और मानसी अकेली ही संजीव के ऑफिस पहुंच गई। नमस्ते अंकल, मानसी ने अंदर आते हुए कहा। अरे आओ मानसी बेटी, संजीव ने पूरे जोश के साथ मानसी का स्वागत किया। मानसी आराम से वहां पड़े हुए सोफे पर बैठ गई। उसके लिए यह ऑफिस बचपन से जाना पहचाना था। जब वो अपने पापा के साथ आती थी और तब भी जब वो उनकी डेथ के बाद आती थी। और बताओ बेटी, क्या ज़रूरी बात करनी थी तुम्हें? अंकल बात यह है कि अब मैं बालिग हो चुकी हूँ और मेरी शादी भी हो चुकी है, तो क्यों ना मैं भी ऑफिस में आपकी मदद करूँ और पापा के हिस्से की प्रॉपर्टी का जो ट्रस्ट बना हुआ है उसे भी आप मेरे और यश के नाम ट्रांसफ़र कर दें। मानसी ने बड़े मजबूत शब्दों में संजीव के सामने अपनी बात रख दी। मानसी की बात सुनकर संजीव कुछ देर के लिए खामोश सा हो गया और मेज पर रखे पेपरवेट को घुमाते हुए सोच में पड़ गया। अंकल क्या सोच रहे हैं आप? मानसी ने टोका। अरे कुछ नहीं मानसी, मैं बस यही सोच रहा था कि हमारी छोटी सी बेटी कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। संजीव के स्वर में कुछ व्यंग्य का पुट था। मानसी ने कुछ नहीं कहा, बस संजीव पर अपनी दृष्टि बनाए रखी। संजीव ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, देखो मानसी, तुम अपने पापा का बिजनेस संभालने के लिए तैयार हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रस्ट की जिम्मेदारी मैं यश और तुम्हें अभी सौंप नहीं सकता। लेकिन क्यों अंकल, दिक्कत क्या है आखिर? मानसी की भवें तिरछी हो गई। बेटी, अभी यश को हम सब जानते ही कितना है। अभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसके हैंडओवर नहीं कर सकते। उसने इतनी प्रॉपर्टी कभी देखी भी है? इंसान लालच में अंधा हो जाता है। हो सकता है कि कल को वो तुम्हें ही कुछ नुकसान पहुंचा दे। संजीव ने अपनी आवाज़ को नरम बनाकर कहा। यश पर लगे आरोप ने मानसी के तन बदन में आग सी लगा दी। आप सीधे तौर पर क्यों नहीं कह देते कि मेरा हक देना ही नहीं चाहते? आपकी नीयत में ही खोट है। यश पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? अगर आप सीधे तरीके से नहीं मानते हैं तो फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, मानसी ने गुस्से से उबलते हुए कहा। इस बार संजीव के मुंह पर एक तिरछी सी हंसी आ गई। अच्छा, तो अब तुम मुझे धमकी दे रही हो, लेकिन समझ लो कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और रही बात खोट की, तो ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। 15 सालों से मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ, फिर किसी को मैं ये सब कैसे दे सकता हूँ? संजीव बेशर्मी से हंसता हुआ बोला। माना कि आप अकेले सब कर रहे हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो मेरे पापा की है ना। और मुझे सब पता है कि आपने किस तरह पापा की भावनाओं से खिलवाड़ करके ये ट्रस्ट अपने नाम करवाया था। मेरी मम्मा या नानी जी भी इसके ट्रस्टी हो सकते थे। मानसी ने ये सब बातें राघव की प्लानिंग के तहत बोली थी, जिससे जोश में आकर संजीव भी कुछ उगल दे। संजीव को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मानसी इस बारे में कुछ जानती होगी। उसके माथे पर बल पड़ गए। ये सब क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? एक कल परसों मिले लड़के के लिए तुम मुझसे दुश्मनी मोल ले रही हो। अगर मैं अपनी सी बात पर आ जाऊं तो तुम दोनों को मिनट भर में गायब करवा सकता हूं। किसी को कानो कान भी खबर नहीं लगेगी, संजीव ने जहर उगलते हुए कहा। ऐसी बातें करके आप मुझे डरा नहीं सकते। या तो सीधे सीधे मेरे पापा की प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दो, नहीं तो परिणाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मानसी झटके से उठ खड़ी हुई। इतनी आसानी से तो मैं ये नहीं कर सकता। अगर अपनी माँ की तरह मेरे रास्ते में आने की कोशिश करोगी तो उसी की तरह एक दिन बिन मौत मारी जाओगी किसी एक्सीडेंट में, संजीव ने खतरनाक तेवर दिखाते हुए कहा। मम्मा की तरह बिन मौत एक्सीडेंट? क्या मतलब है तुम्हारा? मानसी ने चीखते हुए कहा। वही जो तू समझ रही है। आज तक किसी को यह नहीं पता चला कि वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था।
क्योंकि वो रात दिन तेरे बाप को मेरे खिलाफ भड़काती थी। तेरे बाप को तो कैंसर से मरना ही था, लेकिन तेरी माँ को उससे पहले मरना पड़ा, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। संजीव ने मानसी की माँ की मौत के राज खोलते हुए कहा। यह सब सुनकर मानसी की हालत अजीब सी हो गई। दुख और गुस्से से उसने झपटकर संजीव का कॉलर पकड़ लिया। तू ठीक इंसान नहीं है, ये तो मैं पहले ही जानती थी, लेकिन इतना बड़ा कमीना होगा ये मैं नहीं जानती थी। तूने मेरी मम्मा को जान से मरवा दिया और उम्मीद करता था कि मैं तेरे बेटे से शादी कर लूं, जिससे सारी प्रॉपर्टी तुझे और तेरे बेटे को मिल जाए। मुझे और यश को भी तूने उसी तरह मारने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। अब तेरे पापा का हिसाब होगा। संजीव पूरी बेशर्मी के साथ हंसा और एक झटके में मानसी के बाल पकड़कर उसे वापस सोफे पर धक्का दे दिया। तू करेगी मेरे पापा का हिसाब? तू यहाँ से जिंदा निकल कर जाएगी तभी ना, संजीव ने दांत किड़किड़ा कर कहा। तभी झटके से संजीव के ऑफिस का दरवाज़ा खुला। मानसी को कुछ उम्मीद बंधी, लेकिन दरवाजे पर रोहन था, जिसने फुर्ती के साथ अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। मानसी भागकर रोहन के पास पहुंच गई। देखो तुम्हारे पापा ने क्या किया। क्या किया है? ऊपर से कितने अच्छे और अंदर से कितने जहरीले। इन्होंने मेरी मम्मा को मारा, मुझे और यश को भी मारने की कोशिश की। पता है तुम्हें शर्म आएगी तुम्हें इनका बेटा होने में। मानसी रोहन का हाथ पकड़कर झिंझोड़ रही थी और रो रही थी। रोहन ने बड़े आराम से मानसी से अपना हाथ छुटाकर उसे धीरे से फिर उसी सोफे पर बैठा दिया। मुझे सब पता है मानसी कि डैड ने क्या किया। आखिर कौन बाप अपने बेटे को अरबपति बनते हुए नहीं देखना चाहता। और रही बात मोहन की कार के एक्सीडेंट की, उसमें बेचारे डैड का कोई रोल नहीं था। आखिर अपनी होने वाली बीवी और प्रॉपर्टी पर मैं उस 2 टके के छोकरे को कब्जा करते कैसे देख सकता था? वो सब मेरी प्लानिंग थी, डैड को तो पता भी नहीं था। मगर अब अफसोस हो रहा है कि अगर डैड ने सब प्लान किया होता तो आज तू यहाँ आकर बकवास ना करती। मानसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था। वो सदमे में आ गई रोहन की बातें सुनकर। रोहन तुम भी, तुम्हें तो मैंने अपना दोस्त माना था, तुम भी। मानसी फफक कर रो पड़ी। ऐसी सूखी दोस्ती का क्या फ़ायदा? मुझसे शादी के लिए मान जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, रोहन ने मानसी का मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर संजीव की ओर देखकर बोला। वो यश भी आसपास घूम रहा था, उसे भी हाथ पैर बांधकर एक खाली गोदाम में फेंक दिया है, वहीं सड़ कर मर जाएगा। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। लेकिन इस मानसी का कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा डैड। इसकी कार भी बाहर खड़ी हुई है, इसको गायब नहीं कर सकते। इसे बेहोश करके डॉक्टर के यहाँ ले जाने के बहाने से लेकर जाना पड़ेगा, रोहन बोले जा रहा था। और मानसी सदमे की वजह से जड़सी हो गई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन भी पूरे षड्यंत्र में शामिल था। तभी अचानक मानसी को याद आया, यश पता नहीं क्या किया रोहन ने उसके साथ। उसे अपनी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि जानती थी कि इंस्पेक्टर राघव और उसकी टीम सब आसपास है। लेकिन यश को जहाँ छोड़कर आई थी वो जगह तो अलग थी। तब उसे क्या पता था कि रोहन भी षड्यंत्र में शामिल है। अब पता नहीं यश कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ये सब सोचकर ही मानसी बेचैन हो उठी। उसमें एक ऊर्जा का संचार हुआ कि किसी तरह भागकर बाहर निकल जाऊं। पता नहीं इंस्पेक्टर तो कब तक वहीं बाहर ही घूमता रहे। वो यश की बात कैसे बताएगी? चिंता में वो ये भूल चुकी थी कि राघव सारी बातें सुन रहा होगा। वो फुर्ती से सोफे से उठकर भागी तो रोहन ने उसे जल्दी से हाथों में जकड़ लिया। तभी पीछे से उसके सिर पर किसी भारी चीज़ का वार हुआ। मानसी की जोरदार चीख निकल गई और वो रोहन की बाहों में झूल गई। मानसी की आंखें हल्की सी खुली तो उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। उसका हाथ अनजाने में ही अपने सिर पर चला गया और उसके होंठों से एक कराह सी फूट गई। दर्द के कारण उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें सी दिखाई दी और वो जोर से चिल्ला पड़ी, यश! और एक झटके से उठकर बैठ गई। इस कोशिश में एक बार फिर से वो दर्द से तड़प उठी। तभी किसी ने आकर उसका हाथ थाम लिया। आप लेट जाइए, आपको आराम की ज़रूरत है। मानसी ने देखा कि वो अस्पताल के रूम में बेड पर है और एक नर्स उसका हाथ पकड़े हुए है।
मैं यहाँ कैसे? मानसी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। हेलो मानसी जी, अब आप कैसी हैं? इंस्पेक्टर राघव की आवाज़ सुनकर मानसी ने एक बार फिर से चौंक कर आंखें खोल दी। इंस्पेक्टर साहब, यश? मानसी ने डरते डरते पूछा। वो बिल्कुल ठीक है, अभी डॉक्टर से मिलने गए हैं, आते ही होंगे, राघव ने मानसी को सांत्वना देते हुए कहा। मानसी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। इतनी परेशानी में भी और संजीव और रोहन वो वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए। उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, कुछ आपकी मदद से, और मैंने जो संजीव की टेबल के नीचे एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर लगाया था, कुछ उसकी मदद से। राघव ने मुस्कुराकर कहा। ओह, इसका मतलब आपका प्लान सफल रहा। वास्तव में जोश में आकर उसने खुद ही अपनी खोल खोल दी, और रोहन ने भी, कहते हुए मानसी के चेहरे पर असीम घृणा के भाव थे। जी, बस मुझे एक ही बात का अफसोस है कि इस सब के दौरान आपको इतनी चोट लग गई। दरअसल जैसे ही मैंने सुना कि रोहन ने यश को कहीं छुपा दिया है, तो मैं अपनी टीम को उसकी खोज के लिए इंस्ट्रक्शन देने लगा। बस इतनी सी देर में ही उन लोगों ने आप पर हमला कर दिया। राघव ने बड़े पश्चाताप भरे स्वर में कहा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक किया। अगर देर हो जाती तो पता नहीं यश का क्या हाल होता। मुझे आपसे ज़रा सी भी शिकायत नहीं है, मानसी ने कहा। लेकिन मुझे आपसे बहुत शिकायत है इंस्पेक्टर साहब। आपको पहले मानसी को ही बचाना चाहिए था। आपने वादा किया था कि आप मानसी को नुकसान नहीं होने देंगे। मेरा क्या, मुझे तो बाद में भी ढूंढ लेते। मेरी वजह से आज मानसी इस हालत में है। रूम के अंदर आते हुए यश ने इंस्पेक्टर राघव को उल्हाना दिया। राघव कुछ कहता उससे पहले ही मानसी ने कहा। यश, ये क्या कह रहे हो? मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानियां उठानी पड़ी और तुम शिकायत इनसे कर रहे हो। इनकी वजह से ही आज हम दोनों सही सलामत हैं और वो दोनों सलाखों के पीछे हैं। इस बार इंस्पेक्टर राघव बीच में ही बोल पड़ा। एक बात कहूँ आप लोगों से, आप दोनों जितना एक दूसरे से प्यार करते हो ना, उतना मैंने कभी नहीं देखा। लोग तो केवल कहते हैं, लेकिन मैंने खुद देखा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार थे। राघव ने मानसी और यश की ओर देखते हुए कहा, जबकि मानसी और यश एक दूसरे को देखने में खोए हुए थे। ये देखकर राघव एक बार फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो अब मुझे चलना चाहिए। अब मेरा काम खत्म हुआ। कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको खबर दूंगा। राघव ने उनका ध्यान भंग करने के लिए गला सा साफ करते हुए कहा। राघव की इस बात पर वो दोनों ही झेंप गए और मुस्कुरा उठे। राघव के बाहर जाते ही यश मानसी के बेड के बिल्कुल पास आ खड़ा हो गया। आज पहली बार उसने मानसी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और एक हाथ उसके माथे पर रख दिया। अब कैसा महसूस कर रही हो? यश ने धीमे से पूछा। बहुत अच्छा लग रहा है यश। ऐसा लग रहा है कि सारी तकलीफ़ें दूर हो गई हैं। मानसी की आंखें बंद होती जा रही थी। तुम जानबूझकर ऐसा कह रही हो मानसी? नहीं, सच में। मानसी ने अभी भी आंखें बंद कर रखी थी। पता नहीं किस भावावेश में यश का हाथ मानसी के माथे से सरक कर उसके गालों पर आ गया। और मानसी, मानसी मेरी बच्ची। अचानक नानी जी की आवाज़ सुनकर यश को झटका सा लगा और वो छिटक कर कुछ दूर खड़ा हो गया। मानसी की भी आंखें खुल गई, लेकिन अभी शायद कुछ खुमारी बाकी थी उस एहसास की जो उसने अभी अभी महसूस किया था। नानी जी की अनुभवी आंखों ने ये बात भांप ली। अरे सॉरी बेटा, हम बिना नोक के अंदर आ गए। अरे नहीं नानी जी, मैं तो बस मानसी की तबीयत पूछ रहा था, यश ने हिचकिचाते हुए कहा। मानसी ने भी इस बीच आंखें बंद कर ली थी और अब धीरे धीरे खोल रही थी। हालांकि चोट काफ़ी गहरी लगी थी, लेकिन शायद उस एहसास ने अंदर तक तृप्त कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पीले से कुमलाए चेहरे पर भी एक अलग ही रौनक दिख रही थी। मानसी, इंस्पेक्टर राघव ने मुझे सारी बातें बताई। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। क्या हम तुम्हारी मदद नहीं करते? क्या रितु हमारी बेटी नहीं थी? जो बात वो मुझे जीते जी बताना चाहती थी, वो तुमने अब भी मुझे नहीं बताई। नाना जी ने गुस्से से कहा। नाना जी, मानसी ने प्यार से अपनी बाहें उनकी तरफ फैलाकर कहा, और नाना जी ने तुरंत ही लेटी हुई मानसी को अपने गले से लगा लिया। नाना जी की सारी शिकायत और गुस्सा आंसू बनकर बह गया।
शायद बेटी की मौत पर जो आंसू आंखों में रह गए थे वो भी आज बह निकले थे। नानी जी और यश की भी आंखें नम हो चुकी थी। आज मानसी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और यश उसको ले जा रहा था। कार को मोहन लेकर आया था। यश मानसी को लेकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। मोहन को देखकर मानसी ने आश्चर्य से कहा, अरे मोहन, तुम क्यों आए? अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। मैं ठीक हूँ मैम साहब। आप लोगों ने जो मेरा इतना ख्याल रखा तभी मैं जिंदा हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है आपके लिए, मोहन ने कृतज्ञता दिखाते हुए कहा। यश और मानसी घर आ गए। नानी जी ने मानसी की आरती उतारी और उसे अंदर कमरे में लिटा दिया। शांति ने मानसी की ज़रूरत की सब चीज़ें उसके बेड के पास ही रख दी थी। पता नहीं क्यों यश और मानसी एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। कुछ कश्मकश थी जो दोनों को ही परेशान किए हुए थी। संजीव के जेल में जाने के बाद अब मानसी को अपने पापा की प्रॉपर्टी मिलने में कोई अड़चन नहीं थी। संजीव की पत्नी रीटा ने भी फ़ोन करके मानसी और नानी जी से माफ़ी मांगी थी। वो लालची तो थी, लेकिन पति और बेटे के षड्यंत्र के बारे में उसे नहीं पता था। वो तो बस शादी के बाद मिलने वाली प्रॉपर्टी के सपने देखती थी। आज यश ने फैसला कर लिया था कि उसे मानसी से बात करनी होगी। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मानसी को आज वकील से मिलने जाना था जिससे आगे की प्रक्रिया शुरू हो सके। मानसी शीशे के सामने खड़ी होकर बाल बना रही थी कि यश उसके पास जाकर खड़ा हो गया। मानसी ने उसे प्रश्नवाचक नज़रों से देखा। यश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मानसी। हाँ कहो, क्या कहना है? मानसी ने बाल बनाते हुए यश की ओर देखा। वो बात यह है कि यश ने अटकते हुए कहने की कोशिश की। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? मानसी, मैं सोच रहा था कि अब तुम काफ़ी ठीक हो गई हो तो पता नहीं क्या संकोच था जो यश की जुबान नहीं खुलने दे रहा था। हाँ अब मैं ठीक हूँ। क्या तुम अपने घर मिलने के लिए जाना चाहते हो? मेरी वजह से तुम काफ़ी दिनों से अपने परिवार से नहीं मिले हो। चाहो तो मैं रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ। मानसी ने अपने दिमाग से यश की समस्या को समझने का प्रयास करते हुए कहा। यश, नहीं वो बात नहीं है। मानसी, फिर? यश, मानसी प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद कुछ फैसला करना। मानसी ने झुंझलाहट में कंघा एक तरफ फेंक दिया और खुद भी बिस्तर पर पसर गई। अब बोल भी दो, क्यों सस्पेंस बढ़ा रहे हो? जो कहना है कह भी डालो। यश ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। मानसी, मुझे लगता है कि अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत ख़त्म होने वाली है। तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी मिलने ही वाली है। अब कोई अड़चन नहीं है। रही बात यह कि तुम्हारे पति को आधे का हिस्सेदार बनाया जाना है तो उसके लिए तुम वकील से कोई समाधान पूछ सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी एक बार में ही तुम्हें मिल जाए और अगर हमें जल्दी ही अलग होना है तो उसकी तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे शादी की तैयारियां की थी, क्योंकि अचानक बिना कारण तो हम तलाक भी नहीं ले सकते ना। यश ने मानसी को समझाते हुए कहा। यश की बात सुनकर मानसी सख्ते में आ गई। मानसी की हालत की वजह से पिछले कुछ दिनों में यश ने जो समय मानसी को दिया था और उसकी रात दिन देखभाल की थी, उसकी वजह से मानसी को यश से ये सब सुनने की उम्मीद ही नहीं थी। हॉस्पिटल में यश की बेचैनी को देखने के बाद मानसी को यश का इतनी जल्दी अलग होने का प्रस्ताव कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वास्तव में यश ये सब कुछ कह चुका था और मानसी निरुत्तर हो गई थी। एक बार मानसी के मन में आया कि कहीं कोई और बात तो नहीं जो यश उससे छुपा रहा हो, लेकिन यश का सीधा सरल स्वभाव मानसी के विचार का स्वतः ही खंडन कर रहा था। फिर आखिर बात क्या है? मानसी ये सब सोच ही रही थी कि यश ने कहा, मानसी तुम आराम से सोच लो कि क्या करना है। मेरे उद्देश्य बस ये था कि वकील के पास जाने से पहले ही मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमारा संबंध ज़्यादा दिनों का नहीं है, तो तुम अभी से उसी तरह अपने कागज़ तैयार करवाओ कि बाद में तुम्हें परेशानी ना हो। इतना कहकर यश बड़ी बेरुखी के साथ दूसरे कमरे में चला गया और मानसी उसे देखती ही रह गई। यश की बातें सुनकर मानसी अच्छी खासी अपसेट हो गई थी, लेकिन वकील साहब से मिलने का टाइम लिया हुआ था
और वो कोई छोटे मोटे वकील नहीं थे, इसलिए मानसी को जाना ही था। मानसी ने बड़े बेमन से अपना पर्स और कार की चाबी उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर नाना जी बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे और नानी जी भी सुन रही थी। मानसी को देखकर नाना जी ने पूछा, वकील साहब से मिलने जा रही हो? जी नाना जी, उन्होंने बुलाया था मुझे। यश को भी साथ ले जाती, वो भी अब परिवार का हिस्सा है, उसको भी सब जानकारी होनी चाहिए। नानी जी ने कहा, परिवार का हिस्सा हूँ? मानसी ये मन ही मन सोचा, उसे तो बहुत जल्दी ही मुझसे पीछा छुड़ाने की, मुझे ही क्या ज़रूरत है उसके पीछे पड़ने की। पता नहीं समझता क्या है अपने आप को। यश की बातों से मानसी चिढ़ गई थी, मगर प्रत्यक्ष में उसने लापरवाही के साथ कहा, कोई ज़रूरत तो नहीं कि मैं हर जगह उसके साथ ही जाऊं। प्रॉपर्टी का मामला है, पहले मैं खुद ही सब समझना चाहूँगी। मानसी तेज कदमों से चलती हुई बाहर निकल गई। अजीब सी हालत थी उसकी। पता नहीं वो गुस्सा था या दुख, या फिर दिल पर कोई चोट जो अंदर ही अंदर उसे परेशान कर रही थी। नाना जी और नानी जी को भी उसकी बात सुनकर कुछ अजीब सा लगा। यश कब से उसके लिए गैर हो गया। उसने सबसे ऊपर होकर उससे शादी की थी, अपनी पसंद से, फिर इस तरह से। मानसी वकील से मिलकर आ गई थी। उसने नाना जी और नानी जी को वकील की सारी बातें बता दी थी कि अब सारे कागज़ तैयार हो चुके हैं और मानसी ने भी उन पर साइन कर दिए हैं। अब वो अपने पापा का बिजनेस और प्रॉपर्टी संभाल सकती है। संजीव के हिस्से की मालिक अब उसकी पत्नी रीटा होगी और उसमें यश की हिस्सेदारी। नानी ने पूछा, यश की कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी क्योंकि वो नहीं चाहता है। वकील साहब उसके लिए भी कागज़ तैयार करा रहे हैं। यश सब कुछ सीधे तौर पर मेरे नाम कर देगा, मानसी ने गंभीर होकर कहा। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? यश समझदार लड़का है, तुम दोनों साथ में बिजनेस देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नाना जी ने कहा। मानसी उनकी बात सुनकर उखड़ गई। आप लोगों को अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है। आपके लिए यश मुझसे ज़्यादा है, आपको लगता है वो मुझसे ज़्यादा समझदार है। मानसी उठ खड़ी हो गई। अरे नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, नाना जी ने समझाना चाहा, लेकिन मानसी ने ध्यान नहीं दिया। इतनी देर में यश भी वहाँ आ चुका था। मानसी ने एक उड़ती हुई सी नज़र यश पर डाली और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। यश आकर उन दोनों के पास बैठ गया। एक बात पूछूं बेटा? नीलम जी ने कहा। जी नानी कहिए, यश ने कहा। क्या तुम्हारी और मानसी की कुछ अनबन हो गई है? मैं सुबह से ही महसूस कर रही हूँ कि वो। नहीं तो नानी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसके साथ काफ़ी कुछ बदला है इन दिनों, बहुत कुछ सहा है उसने। नॉर्मल होने में कुछ समय लगेगा उसे अभी, यश ने शांत भाव से कहा। नानी, हाँ ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन बेटा तुम उसकी इन सब बातों का बुरा मत मानना। तुम उसे बहुत अच्छे ढंग से समझते हो, इसलिए कह रही हूँ। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, यश ने दोनों को सांत्वना देते हुए कहा। बेटा हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम एक समझदार लड़के हो। अब मानसी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। हमारा अब बुढ़ापा है, पता नहीं कब क्या हो जाए, नाना जी ने कहा। जी जी। यश को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वास्तव में उन्होंने ज़्यादा ही उम्मीद बांध ली थी यश से। कैसे समझ सकते हैं वो यश की स्थिति? जब उन्हें पता चलेगा कि वो दोनों अलग हो रहे हैं तो क्या बीतेगी उन पर, कितना दुख होगा उन्हें। अभी वो लोग कितने बेफिक्र हो गए हैं मानसी के भविष्य के लिए, लेकिन एक बार फिर से वो पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। यश मन ही मन भगवान से माफ़ी मांगने लगा कि उसकी वजह से उन बुज़ुर्गों का कितना दुख होगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता है? आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कब तक चलेगी? कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म तो संबंध भी ख़त्म। यश का दिमाग परेशान हो गया तो वह भी वहाँ से उठकर अंदर चला गया। मानसी अपने कमरे में बेड पर आंखें बंद कर लेटी हुई थी। यश जानता था कि वो सोई नहीं है। कई बार तो उसका मन हुआ कि वो भी चुपचाप जाकर बराबर वाले कमरे में बैठ जाए, लेकिन फिर मन में विचार उठा, कब तक ऐसा चलेगा? मानसी को प्यार से आराम से समझाना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान होगा। माना कि बहुत ज़िद्दी और गुस्सैल लड़की है, फिर भी वो बहुत मासूम है। बचपन से ही अलग परिस्थितियों में रही है, इसलिए थोड़ा बददिमाग हो गई है।
ये सब सोचकर यश बेड के पास रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने प्यार से पुकारा, मानसी, मानसी। मानसी की बंद पलकों में कुछ हरकत हुई, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। यश ने एक बार फिर से कहा, मानसी, मुझे पता है कि तुम सो नहीं रही हो, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। इस बार मानसी ने झटके से आंख खोल ली और यश की ओर गुस्से से देखा। कहो, क्या कहना है? सुबह कुछ कसर रह गई थी क्या कहने में, जो फिर परेशान कर रहे हो? पहले गुस्सा छोड़ो और फिर मेरी बात सुनो। तुम कहते हो ना कि हम दोस्त हैं, तो फिर दोस्त की बात ठीक से सुनो और समझो। यश ने मानसी को बहलाने की कोशिश की। मानसी झटके से उठी और बेड पर पालथी मारकर बैठ गई। अपने दोनों हाथों को उसने अपने गालों पर टिका लिया और आंखें बड़ी करते हुए कहा, अब ठीक है, तो फिर सुनाओ और ठीक से समझाओ, चलो शुरू हो जाओ। उसकी इस हरकत को देखकर यश को हंसी आ गई। बिल्कुल बच्ची हो तुम, बस बनती ही हो समझदार। हाँ हाँ, तुम तो बाबा आदम के ज़माने से चले आ रहे हो। सारी समझदारी का ठेका तुम्हारे ही तो पास है। नाना जी नानी भी तो यही समझते हैं ना कि मानसी पागल है और यश कितना समझदार है ना? ये सब मुझे पता है, अब आगे कहो। मानसी ने जले भुने स्वर में व्यंग्य किया। यश ने कुछ गंभीर होते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो पहले से ही डिसाइड थी ना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी तो हम अलग हो जाएंगे, और मैंने तुम्हें बस यही कहा था कि अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट की शर्त पूरे होने जा रही है तो हमें अलग होना है, तो फिर इसमें इतना नाराज़ होने वाली क्या बात है? मानसी ने कुछ नहीं कहा और बस एकटक यश की ओर घूरने लगी। शुक्र मनाओ कि मैं इतनी प्रॉपर्टी के लालच में पड़कर शर्त नहीं भूला, वरना कोई और होता तो प्रॉपर्टी पर पूरा कब्जा कर लेता। इस बार यश ने मजाक से बहलाना चाहा। पता नहीं मानसी को क्या हुआ कि उसने आगे बढ़कर यश का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, काश कि तुम ऐसा ही करते, भूल जाते सारी शर्तों को। मानसी ने खोई हुई सी आवाज़ में कहा। यश चौंक गया, लेकिन क्यों मानसी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? यश ने उलझे हुए स्वर में कहा, क्योंकि क्योंकि प्यार में कोई शर्त नहीं होती यश। मानसी की आवाज़ भारी हो चुकी थी। यश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मानसी का वही मतलब है जो वो समझ रहा है? मानसी अभी भी यश की ओर एकटक देख रही थी। उसके उन हाथों में से एक कंपन था जो यश का हाथ थामे हुए थे। यश भी ये महसूस कर पा रहा था। यश के लिए ये सब कुछ अप्रत्याशित था। हालांकि उसके मन में भी मानसी के लिए कोमल भावनाएं जन्म ले चुकी थी और उन्हीं से बचने के लिए यश ने जल्दी से उससे अलग होना चाहा था। लेकिन मानसी इस तरह उसके सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रख देगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। अब सोचते ही रहोगे या कुछ कहोगे भी? उसकी हालत देखकर मानसी को मजाक सूझी। क्या अब से पहले किसी लड़की ने प्रपोज नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। यश के मुंह से बेध्यानी में निकल गया और अपनी कही हुई बात का मतलब समझकर वो खुद ही झेंप गया। उसकी इस बात पर मानसी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब यश को भी हंसी आ गई। लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट भाड़ में गया। अब बस हमें ज़िंदगी साथ बितानी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती यश। अब कुछ मत कहो, हम कानूनी रूप से पति पत्नी हैं और हमेशा रहेंगे। और अब अगर तुमने अपनी समझदारी झाड़ी ना तो बस। मानसी के गुस्से में भी प्यार छुपा हुआ था। यश, अरे अरे, ऐसे कैसे? तुम तो ज़बरदस्ती पर उतर आई। मेरी भी एक शर्त है। वैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि प्यार में कोई शर्त नहीं होती, फिर भी तुम कह रहे हो अपने मन की निकाल लो। बाकी ये मुझ पर निर्भर है कि तुम्हारी शर्त मानी जाएगी या नहीं। मानसी ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, तुम मुझे कभी बेईमान नहीं समझोगी कि मैंने प्रॉपर्टी के लालच में ये सब स्वीकार किया है। यश ने गंभीर होते हुए कहा, जी मैं आपको बेईमान नहीं, बहुत बड़ा बेईमान समझूंगी, क्योंकि आपने मेरी प्रॉपर्टी के साथ साथ मुझ पर भी कब्जा जमा लिया है। अब ठीक है ना? मानसी ने शरारत से हंसते हुए कहा। अब उनके बीच एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका था, प्यार का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कोई भी शर्त नहीं थी। कुछ देर बाद मानसी और यश के कमरे से दबी दबी सी हंसी की आवाज़ें आ रही थी।
जो नाना जी और नानी जी के कानों तक भी पहुंच रही थी। अच्छा नीलम, एक बात बताओ, आज तुम्हें क्या सूझी जो तुमने यश से इस तरह की बातें की और मुझसे भी उसी तरह यश को मानसी की जिम्मेदारी वाली बात कहलवाई? पवन जी ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि मुझे समीरा ने बताया था कि यश और मानसी वास्तव में एक नहीं है, एक होने का नाटक कर रहे हैं। और मानसी वास्तव में ही यश से बहुत प्यार करती है और यश उससे अलग होने का मन बना रहा है। इसलिए आग को हवा देने की ज़रूरत थी और अब पता चल रहा है कि आग दोनों तरफ ही बराबर लगी हुई थी। नीलम जी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ बताया। अब मैं चैन से मर सकूंगा। प्रकाश जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मरे हमारे दुश्मन, मैं तो मानसी और यश के नन्हे मुन्ने को गोद में खिलाए बिना कहीं नहीं जाने वाली, नीलम जी ने करारे स्वर में कहा। और फिर वो दोनों ही ठहाका लगाकर हंस पड़े। मानसी और यश के कमरे में शांति थी, क्योंकि अब उनके प्यार की अनोखी कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी होते होते प्यार हो गया को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि हमें लिखने की प्रेरणा मिलती रहे और ऐसी ही मज़ेदार चटपटी कहानियों के माध्यम से हम आप सबका मनोरंजन करते रहें।